अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नाइट। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग के बजाय गुड नाइट। गुड मॉर्निंग तब होती है जब रात को नींद आपने अच्छी ली, और रात को नींद आप अच्छी तब लेते हैं जब लाइट होती है। लाइट तब होती है जब के इलेक्ट्रिक नहीं होता, और के इलेक्ट्रिक है तो लाइट नहीं है, क्योंकि कराची है यहाँ पर या बारिश होगी या बिजली होगी, क्योंकि एक पे है या बारिश होगी या बिजली होगी, भाई और कुछ नहीं होगा। हाँ, और अगर एक छींटा भी पड़ा तो फिर के इलेक्ट्रिक होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं होगी। छींटा ही पड़ा तो लाइट गई और फिर आई ही नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक बूंदे गिनती है, इंतजार करती है 4 बूंदे गिरे और हम उसके बाद में कम से कम शहर के 4 हिस्सों में आधी से ज्यादा लाइट गायब कर दें। किरण, मुझे एक बात तो बताएं, क्या? ये कौन सा सिस्टम है इनके पास कि भाई ट्रांसमिशन लाइंस में अगर बारिश हो रही है तो बिजली का निजाम मुअत्तल हो जाएगा। दुनिया भर में बारिश होती है। मैं इतनी खुश थी दौरा अमेरिका पर वजीर आजम पाकिस्तान के कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो चलिए ठीक है, इस गम को हम बांटेंगे, ठीक है जरूर, लेकिन पहले जरा हम बात कर लेंगे वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे अमेरिका की। प्लीज मुझे जरा वो फुटेज तो दिखाइए ना। हाँ, ऐसे वेलकम हुआ था जी, ऐसे अच्छा लगा था। और ये वो मौका था कि इस शानदार हैंडशेक के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि पाकिस्तान का किरदार क्या है इस खित्ते में अमन के लिए, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान का मस्बत रवैया रहा है, पाकिस्तान का अप्रोच कितना अच्छा रहा है। इमरान खान से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था अगर मसला कश्मीर के हल में वो कोई किरदार अदा कर सके तो उन्हें बहुत खुशी होगी। और उन्होंने ये याद दिलाया कि भारतीय वज़ीर आज़म ने भी मसला कश्मीर के हल के लिए उनसे कहा था। और यूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 1-on-1 मुलाकात खत्म हुई। अब ये बात तो बहुत सारे लोगों को तसल्ली दिला गई, लेकिन तकलीफ कहाँ हुई है ज़रा हम वो बात भी कर लेते हैं। भारत को बड़ी तकलीफ हुई है जी। भारतीय दफ्तर खारिजा ने कहा कि ट्रंप तो कुछ सच थोड़ी बोल रहे हो, तो झूठे आदमी है, मोदी जी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब देखिए, आप कुछ भी कहिए, पड़ोसी कुछ भी कहें, ये पाकिस्तान की कामयाबी थी, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। तो हम इस पर तफसील से बात करेंगे। अब आप किसी भी महाज से जीत कर आ जाएं कि इलेक्ट्रिक के सामने हार जाते हैं, ऐसे ही हुआ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छींटे पड़े, बादल बरसे, हल्की बारिश हुई, तेज बारिश हुई, मौसम अच्छा हो गया, काली घटाएं थी, खूबसूरत मौसम हो गया था, खुशगवार हो गया था। लेकिन फिर क्या हो गया था? अंधेरा, बहुत दूर दूर तक बस अंधेरा। जैसे कि हम आपको बता भी रहे थे कि फ्रेश होना इस सारी सूरत हाल में बड़ा मुश्किल था, लेकिन चलिए हमने फ्रेश होने की बात तो कर दी, ये तो हमने कर दिखाया। Exactly, कहना चाहिए अंधेर नगरी के इलेक्ट्रिक राज। एनीवेज, बढ़ते आ गया और फेडरल जुडिशल एकेडमी की तकरीब से मुतालिक भी आपको बताएंगे, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खिताब किया और वकला में तशद्दुद के बढ़ते रुझान और काले कोट वालों की कम होती इज्जत, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया और बहाली इज्जत की तहरीक चलाने का मशवरा भी दिया है। और इसके अलावा जो कुछ आज हो रहा है ना, हम वो जरा वो भी बता देते हैं। एन 205 घोट के 2 यहाँ का ज़िमनी इंतखाब। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया। इसी सिलसिले में अमला सुबह और शाम की 2 शिफ्ट्स में इंतखाबी नताइज मुरतब होने तक काम करता रहेगा। और पोलिंग के दौरान शिकायत के इंदराज और अजाले के लिए इलेक्शन कमीशन में इस कंट्रोल रूम को कायम किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद बख्श महर और आज़ाद उम्मीदवार अहमद अली महर मद्दे मुकाबल है। याद दिला दें हम आपको कि ये नशिस्त PTI-MA ने सरदार अली मोहम्मद महर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, तो इस मामले पर भी हमारी नज़र होगी। और इसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत हैं, बहुत सारी खबरें हैं कि हम आपको आज देंगे, लेकिन क्यों ना पहले आपको टॉप स्टोरीज दिखा दें। अदाकार मोहसिन अब्बास और अहलिया के दरमियान झगड़ा, पुलिस ने मियां बीवी को आमने सामने बिठाकर बयान रिकॉर्ड कर लिया। फरीकैन अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। मोहसिन अब्बास के मामले पर तनकीद, खदशात और एतराज़ात। करेंगे बात नया दिन में। सऊदी हुकूमत का सानहे क्राइस्ट चर्च के जख्मियों और शोहदा के रिश्तेदारों को हज कराने का ऐलान। आज़मीन हज को शाही मेहमान बनाया जाएगा। सफरी समेत तमाम अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत के फैसले पर नईम राशिद शहीद की फैमिली से होगी बात। जो की महंगाई तो पकड़े जाओगे, फल या सब्जी, इसकी कीमत से ज्यादा अगर आप खरीद रहे हैं तो आप कार्रवाई करवा सकते हैं। कीमत पंजाब ऐप ने काम शुरू कर दिया है। एप्लीकेशन के जरिए एक्शन होगा कैसे, जानिए प्रोग्राम में।
वालिदैन को बच्चे को पसंद की शादी की इजाजत देनी चाहिए। गैलप सर्वे में 51% पाकिस्तानियों ने राय का इजहार किया। वालिदैन पसंद की शादी के खिलाफ आखिर क्यों, और क्या बच्चों को पसंद की शादी की इजाजत मिलनी चाहिए? अहम मामले पर करेंगे गुफ्तगू नया दिन में। दरख्त लगाएं, जिंदगी बचाएं। अब हर शख्स अपने अतराफ की जगह में पौधे लगाकर आइंदा नस्ल को बेहतरीन माहौल का तोहफा दे सकता है, लेकिन पौधा लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, जानिए नया दिन में। हसीन वादियों, सरसब्ज पहाड़ों और बहते झरनों की सैर। कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक मोटरसाइकिल पर सफर करने वाले बहन भाई होंगे आज हमारे मेहमान। नया दिन में कहेंगे खुश आमदीद। और आज इस तरह हमने आगाज़ में कुछ बात की थी मौसम से मुतालिक और स्पेसिफिकली के इलेक्ट्रिक से मुतालिक के जो उनकी ढिठाई होती है, जो उनकी बेशर्मी होती है, उसकी वजह से हम लोग कितना ख्वार हो जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और स्ट्रेस लेवल कैसे बढ़ता है? हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो बढ़ता है बॉडी में और इसकी वजह से आपको ज़रा स्ट्रेस फील होता है। ये स्ट्रेस अब कम कैसे हो सकता है किरण? इसका भी कोई हल है? बहुत आसान हल है, बहुत प्यारा हल है। सब्जा, दरख्त, पौधे, सब्जा, इनके साथ वक्त गुजारना, इन पर वक्त सर्व करना, इसके बहुत सारे फवायद हैं। लेकिन अब माहिरीन ये बता रहे हैं कि अगर आप बैठ कर ना सिर्फ सब्जे को देखते भी रहिए तो इससे भी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेमाउथ के मुताले से इंकशाफ हुआ कि अपने बेडरूम की खिड़की से दरख्तों को देखना सेहत के लिए बहुत मुफीद है, प्रोवाइडेड कि आपके बेडरूम की खिड़की से दरख्त नजर आ रहे हैं। आप लगाएंगे तो नजर आएंगे, वरना कतई नजर नहीं आएंगे। और यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं, एक और रिसर्च भी हुई है और उसके मुताबिक किरण टाइम भी बता दिया गया है, 20 मिनट्स। आप सिर्फ 20 मिनट्स किसी लॉन में बैठें या किसी जगह सब्जे को देखें, और अगर आपके पास मौका है तो आप किसी ग्रीन एरिया में चले जाएं तो और अच्छी बात है। आपको हर तरफ सब्जा नजर आएगा और उससे होगा ये कि आपको जो कॉर्टिसोल है हार्मोन, जो कि स्ट्रेस हार्मोन जिसे कहते हैं, वो कम होता जाएगा, बड़ा मैनेज हो जाएगा बॉडी में और उससे फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये ज़बरदस्त तहकीक है और स्पेसिफिकली 20 मिनट्स वाली तहकीक ये तो लेटेस्ट है और इससे मुतालिक भी कहा जा रहा है कि पहली बार ये इन्होंने क्वाइन किया कि 20 मिनट्स तक आप और इन 20 मिनट्स में आप सेल्फी बनाएं, वेल्फी बनाएं, आपकी मर्जी, लेकिन इसी में बना लें, ये बहुत अच्छा टाइम है। नहीं, फोन यूज ना करें आप जस्ट एंजॉय करें उस सब्जे को, वरना आप फोन की स्क्रीन में खोए रहेंगे। हल्के हल्के, हौला हौला, आहिस्ता आहिस्ता। ये बुरी आदतें थोड़ा देर में छूटती है, हर कोई मोहम्मद शुएब नहीं होता। देखें, रोज कहूंगा तो आप छूटेंगे ना। वैसे बड़े मजे की बात करें ये है कि अक्सर लोग ना मेरी अम्मी को बता रहे होते हैं, किसी को देखे ना फोन यूज करते हुए, वो आपने शुएब का नहीं देखा, वो फोन यूज नहीं कर रहा, आप भी फोन यूज ना करें। अम्मी बताती है, मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। मैं बार बार पहले चेक करती, मैं भी चेक करती थी पहले, कहीं ऑनलाइन तो नहीं आ रहे लिखा हुआ तो नहीं आ रहा। अच्छा, बल्कि अम्मी मुझे अक्सर वीडियो कॉल करती हैं व्हाट्सएप पे, तो अब वो अनम के फोन पे कर लेती हैं, मेरी वाइफ के फोन पे कर लेती हैं, कभी उन्होंने बात करनी बच्चों से, तो अब्बू उन्हें मना करते हैं मत कॉल करो, वो नहीं फोन यूज कर रहा, तुम भी मत कॉल करो। तो भाई आपके बॉयकॉट में आपकी फैमिली भी साथ दे रही है, दैट्स वंडरफुल, और होना भी चाहिए। और ये हम बात कर रहे हैं इनके मामले की ना, कि ये किस तरह से क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं मोबाइल फोन को। हम आपको एक शख्स के बारे में बताते हैं, ये सर्बिया में, और ये अपने तौर पर कमाल करने की कोशिश कर रहे थे फिर पकड़ाई हो गई। सर्बिया में होस्टेस के साथ डिनर की ख्वाहिश थी, 65 साल शख्स ने तैयारे में बम की इत्तला दे दी, झूठी थी ये, और परवाज मुअत्तल भी कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने इन मौसूफ को हिरासत में ले लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बम की इत्तला मिली, बगदाद से फ्रैंकफर्ट परवाज को मुअत्तल कर दिया गया। 135 मुसाफिरों को हंगामी बुनियाद पर बाहर निकाला गया, तैयारे को रनवे से मैदानी इलाके में ले जाया गया और यहाँ सुराग रसा कुत्तों की मदद से तैयारे की चेकिंग की गई और बम की इत्तला झूठी साबित हो गई। पुलिस ने कॉल डेटा की मदद से सर्बियाई शख्स को हिरासत में लिया और मकामी अदालत में पेश कर दिया। यहाँ इन्होंने एतराफ़ किया कि ये सब कुछ इन्होंने होस्टेस के चक्कर में किया था। उनके साथ कुछ देर बैठना चाहते थे, खाना खाना चाहते थे, इसीलिए बस झूठ कह दिया था इन्होंने। तो पहले कर लेते मैनेज अपना टाइम और पहले डिनर कर लेते, सारे मुसाफिरों को भी ख्वार किया। एनीवेज बढ़ते आगे, अकेले करना पड़ता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें और कपल्स हों जो कि जा रहे हो सैर सपाटे के लिए। आपने तो उनका सारा प्लान चौपट कर दिया अपने इस डिनर के चक्कर में। बट जब सैर सपाटे की बात करते किरण, सैर सपाटे में बड़ा पैसा लगता है, मुफ्त सैर सपाटा करना है आपने,
करना तो है, अगर नेकी और पूछ पूछ वाली बात है ये शुएब। देखिए तो सही है, वर्चुअल टूर है। मैं नहीं मानती। ये देखें ट्विटर पर इस नौजवान ने वीडियो शेयर की, बहुत वायरल हो रही है। ज़ाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर पाया वहां जाना, तो उसने सोचा कि चलो मैं इस तरह से घूमता फिरता हूँ, तो इट्स अ वर्चुअल टूर। एंथनी नामी नौजवान और किरण, ये 52 सेकंड्स की वीडियो है और हवाएं हवाई, लेकिन कितना वीडियो देखें, ब्यूटीफुल, बड़ा एंजॉय, ऐसा लग रहा है वो रियल में एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये इनका स्टाइल इतना ज्यादा लोगों को पसंद आया कि फिर उसके बाद में लोगों ने इसको शेयर किया, रीट्वीट किया, पोस्ट किया और धड़ाधड़ किया। और कोई भी ये नहीं इनको कह रहा कि ये तो जाली टूर था, सब कह रहे हैं ये बहुत क्यूट था। क्यूट है, एग्जैक्टली, आपने एंजॉय कर लिया। एंजॉयमेंट तो आपके ऊपर, आपने किस तरीके से एंजॉय करना। ये कितना क्यूट लग रहा है। वापस आए जरा कराची, कुछ क्यूट नहीं लग रहा था, उसकी बात कर लेते हैं। कराची में जरा सी बारिश, 4 बूंदे बस थी और के इलेक्ट्रिक का सारा निजाम यूं लगा कि सुनामी की तरह बहा ले गए। निजाम है, सबने यही पूछा। कल से आज तक लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं। गुलशन इकबाल हो, गुलिस्तान जौहर हो, मलीर हो या इसके आसपास के इलाके हो, अब भी बिजली से ये महरूम है। हमारे नुमाइंदे, समा के नुमाइंदे हमारे साथ है, तो उनसे बात कर लेते हैं इस सारी सिचुएशन में। सलमान अहमद, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक और समा के नाजरीन को जरा तो सही, हुआ क्या? अभी तक लाइट भी नहीं आई है। किरण, आपने कहा 4 बूंदें, और जो शहरी हैं जब उनसे हम रात भर जब बाहर निकले और बात करते रहे तो उनका ये कहना था कि पहली बूंद पड़ते ही के इलेक्ट्रिक का निज़ाम जो है वो बैठ गया। ना सिर्फ फीडर स्ट्रिप हुए बल्कि जो इनके जो निज़ाम है बुरी तरह नाकाम हो गया और इनके पोल खुल के रह गया है। शहरी कहते हैं कि गर्मी और हब्स की वजह से इंतहाई जो है वो अजियत का शिकार रहे, ख़ासतौर पर ख़वातीन और बच्चे जो कि घरों में रहे, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते। रात को जो नौजवान हैं वो तो हमें बाहर मिले, जिनका कहना था कि गर्मी की वजह से हम बाहर निकले कि हमारी ख़वातीन घर की और जो बच्चे हैं वो बिलक रहे हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। के इलेक्ट्रिक की को जो है कंप्लेन की जाती है तो उनकी तरफ से खातिर ख्वाह जवाब ही नहीं दिया जाता। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि लम्हा बलम्हा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के जो फीडर्स हैं उनको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अमला काम कर रहा है, लेकिन अमला किस तरह काम कर रहा है, क्योंकि शहर का निफ्स शहर जो है वो तारीकी में डूबा रहा। और अगर सुबह की बात की जाए तो हम जब सुबह निकले हैं जो देखने के लिए सूरत हाल, तो स्ट्रीट लाइट्स हैं जब जहाँ पर जिन रात में जो है वो बिजली मुअत्तल थी वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई नजर आई। तो ये निज़ाम है के इलेक्ट्रिक का। और क्या कहा जाता है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से टीम्स काम करते हुए दिखाई दी। सलमान, कहीं पर आपने देखा है लोगों को मुरम्मती काम करते हुए? कहीं किरण, बहुत सारे इलाकों में हम गए, ख़ासतौर पर नाज़िमाबाद ब्लॉक जे की बात की जाए और ब्लॉक एल की बात की जाए, इसके अलावा जो है वो वज़ीर आला हाउस के करीब है इलाके जो है वो नुसरत भुट्टो कॉलोनी वगैरह, वहाँ की बात की जाए तो इन तमाम इलाकों का हमने विजिट किया। कहीं पर भी हमें के इलेक्ट्रिक के अमला काम करते हुए नज़र नहीं आया, लेकिन के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान कहते रहे। ठीक है सलमान, आप तो हमें अपडेट कर रहे हैं। आदिल मुर्तज़ा तर्जुमान के इलेक्ट्रिक, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। आदिल साहब बहुत शुक्रिया। सर, पूरी रात लाइट नहीं थी, बहुत से इलाकों में नहीं थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं करंट सिचुएशन क्या है शहर भर की? कहां पे लाइट इस वक्त नहीं है और कहां पर बहाल कर दी गई और जहां पर नहीं है वहां कब तक बहाल कर दी जाएगी? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अप्रोच किया। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि शहर में जितने भी बारिश की बारिश जो है वो फीडर्स मुतासिर हुए थे वो बहाल कर दिए गए हैं। गुलशन में गुलिस्तान जौहर, नुमाइश चौरंगी, ओल्ड टाउन का एरिया है, लांडी, कोरंगी, बिन कासिम, आयो चंद्रीगो रोड के इलाके हैं और एम ए जिन्ना रोड के इलाके हैं। यहाँ पे बिजली फराहमी बहाल है। और इसके अलावा वाटर बोर्ड की तनसीबात है, वहाँ पर कितनी देर हो गई? ये जी बिल्कुल, ये अलग सुबह ही बहाल कर दिए गए थे। इसके अलावा सर, मैं पी स्टेटस में रहता हूँ, 8 बजे तक लाइट नहीं थी। हेलो आदिल साहब, आपने जिन इलाकों का नाम लिया मैं उन्हीं इलाकों की बात कर रहा हूँ। 8 बजे तक तो लाइट नहीं थी। मैं आपको बताऊं कि ऐसे इलाके कि जहां पर कोई फॉल्ट है या जहां पर कोई बिजली के कुंडे वगैरह, वहां पे हिफाजती इकदाम के तौर पे आर्जी तौर पर जो है ना हम बिजली को बंद की जाती है ताकि वहां पर फॉल्ट को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। कितने इलाके हैं आदिल साहब जिनके हवाले से आप ये कह देते हैं कि वहां बिजली के कुंडे हैं या और मामला था इसलिए बिजली की फराहमी मुअत्तल है? कितने इलाके हैं ये कराची के?
मैं आपको बताऊं कि ये जो एरियाज हैं जहां पर हम इस तरह के चैलेंजेस होते हैं वो मुख्तलिफ एरियाज हैं। गडाब के कुछ एरिया हैं, लांडी है, कोरंगी है, वहाँ पर हम जो है हिफाजत इकदाम के तहत जो है वो बिजली ऑफ कर दें, लेकिन वहाँ पर भी बेशतर से ज्यादा इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है और हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो 24 घंटे मौजूद है। इसके अलावा जो जहाँ पर फॉल्ट है उनकी बरवक्त दुरुस्ती के लिए, बिला ताखिर दुरुस्ती के लिए वो कोशिश है। अच्छा, जरा शहरियों को ये भी बताइएगा, ये जब रात को छींटे पड़े ना, ये तब से अब तक लोग परेशान है, बिजली नहीं है लोगों के यहाँ। अब मुझे ये बताइएगा, ये आम आदमी को थोड़ा इसका जवाब दीजिएगा, ये होता क्या है? सारी दुनिया में लाइट जाती है, यहाँ 4 बूंदें नहीं पड़ती और बत्ती गुल। ये क्यों नहीं एक बार को ठीक हो जाती चीजें? आपने बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछा, मुझे मौका दिया मैं आपको बता सकूं कि अभी के इलेक्ट्रिक ने तकरीबन गुज़िश्ता 8-10 सालों में कोई $1.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के थ्रू तकरीबन 1057 के करीब मेगावाट अपने जनरेशन फ्लीट में जो है ना इन्वेस्ट किए। इसके अलावा जो हमने तकरीबन जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी थी उसको इनहेंस हमने किया है। हमारे TP1000 का जो हमारा तकरीबन $450 मिलियन का जो ट्रांसमिशन इनहेंसमेंट प्रोजेक्ट है उसको हम अंडरले कर रहे हैं। उसकी वजह से जो काफ़ी इनहेंस है। हमने अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आप आए तो तकरीबन कोई 5000 से ज़ायद हमने PMTs को एरियल बंडल केबल पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके अलावा और दीगर ऐसे चैलेंजेस हैं जहाँ पर हमें अभी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज्यादा मुस्तहकम करना है। मतलब आप बिजली मजीद महंगी करेंगे लेकिन मामला बहुत अरसे तक अभी भी ऐसे ही चलेंगे जैसा अभी हुआ है? सॉरी प्लीज कम अगेन। मैं कह रही हूँ कि बिजली यूं ही महंगी होती रहेगी और फिर उसके बाद में आप लोग कहेंगे कि अभी और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बिजली के जो निर्ख हैं वो के इलेक्ट्रिक के इख्तियार में। आप यकीन कीजिए कि मैं जितना मुस्कुरा के हंस के बात कर रही हूँ ना, इस वक्त आप अगर के इलेक्ट्रिक सारिफीन से बात करेंगे वो बहुत गुस्से से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और आदिल साहब हमें ये बता रहे थे कि के इलेक्ट्रा से कोशिश कर रही है कि बिजली ऐसे ना जाए और इसके लिए उन लोगों ने इन्वेस्ट भी अच्छा खासा किया है। बहरहाल जब तक बारिशें होती रहेंगी के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ हम आपको देते रहेंगे और अल्लाह करे कि अगली बारिश में ऐसा ना हो। और किरण, जब भी सवाल किया जाए कि इलेक्ट्रिक से लाइट चली जाती है तो कहते हैं हाँ बहाली का काम हो रहा है, फील्ड स्टाफ डिप्लॉय है और बिजली बहाल हो भी गई है। अच्छा कहें जी इस इलाके में नहीं हुई, वो कुंडों का मसला भी तो हो सकता है, वो फलाना मसला भी। अच्छा कुंडों का मसला कहाँ पे जी? वो लांडी में। तो भाई फिर इस इलाके में बिजली क्यों गई है? तो उसका जवाब नहीं होता। तो भाई ज़रा सा होमवर्क कर लें कि कहाँ पे लाइट आ चुकी है, कहाँ पर नहीं आई, क्योंकि हमारे रिपोर्टर भी इस वक्त फील्ड में है और वो बता रहे हैं कहाँ पर लाइट आ गई और कहाँ पर लाइट नहीं आई। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। आज का एक अहम मौजू ज़रा कल रात से जिसकी बात हो रही है, बल्कि कई दिनों से बात हो रही थी कि दौरा अमेरिका बहुत अहम है, एक नए ताल्लुकात का दौर होगा, नया पाकिस्तान है तो नया दौर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप, इनमें तारीख साज ये मुलाकात हुई है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ में फराग दिली से काम लिया है। मसला कश्मीर ज़ाहिर है ये बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये मसला हल होगा तो खत्ते में अमन आएगा और इस अहम मसले की बात भी हुई है। बतौर सालिस पेश कर दिया अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अहम मुलाकात हुई और इसके दौरान जो बातचीत हुई तो उसमें पाकिस्तान भारत ताल्लुकात इस पर स्पेसिफिकली गुफ्तगू हुई। तो इमरान खान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया और बताया कि हमने बहुत कोशिश की है और ये हमने रिसेंट देखा भी है, लास्ट ईयर हमने देखा भी है, यानी मैं पिछले 9, 10, 11 महीनों की बात कर रहा हूँ कि हमने बारहा कोशिश की, ना सिर्फ वर्बल बल्कि विद एक्शंस, कि हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों और जो दोनों इश्यूज़ हैं वो कोर इश्यूज़ हों या पेरिफेरल इश्यूज़ हों, उन पर हम बात करना चाहते हैं, उनको हम हल करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ से जो जवाब आता है वो पूरी दुनिया देखती है। बट एनीवेज अब हो सकता है कि ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि मैंने उनसे भी बात की है और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि मैं सालसी के लिए मौजूद हूँ। और जब अमेरिका सुपर पावर वो भी बात करे कि हम कोशिश करते हैं तो फिर उम्मीद है कि मसला हल होगा। तो जनाब अब आगे पहले इस मुलाकात की बात कर लेते हैं, आने वाले दिनों में क्या हो सकती है सूरत हाल, इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं, तज्जिया हासिल कर लेते हैं। अदनान आदिल साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अदनान आदिल साहब। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। आज तो सारे आदिल जमा हो गए आपके प्रोग्राम में। के इलेक्ट्रिक के आदिल में तुझे मैं रख लूं और अदिल करें कम से कम, वो तो आप छोड़ देना आपसे, लेकिन मुझे उम्मीद है ना आप भरपूर इंसाफ करेंगे जब मैं आपसे सवाल करूंगी। मुझे ना सबसे पहले ना आप वैसे तो बहुत सारे मामले अमेरिका पाकिस्तान के उसमें कुंडा लगा हुआ है
और फील्ड स्टाफ डिप्लॉय है। अच्छा, मैं तो चाह रही थी कि हम मुलाकात के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ना पहले मुझे आप एक कमेंट कीजिएगा। कल जो वज़ीर आज़म साहब का जो एक बॉडी लैंग्वेज था ना, कुछ उस बारे में, क्योंकि मुझे तो बहुत भाया ये चीज़, लोगों को बहुत पसंद आई है। वो उन्होंने शलवार सूट पहना, वेस्ट कोट पहना, जिस कलर का उन्होंने इंतखाब किया, और सबसे बढ़कर ये कि चाल ढाल लोगों को बहुत पसंद आई। जी बिल्कुल, जेंटलमैन्स कलर ब्लू, डार्क ब्लू, और फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी, पाकिस्तानी सकाफत की नुमाइंदगी, और बहुत कॉन्फिडेंट थे, पूरे एतमाद थे और खुशगवार दोनों प्रेसिडेंट नज़र आ रहे थे। फिर उनकी जो बातें हुई उससे भी लगा कि इनके दरमियान बहुत हम आहंगी है। जितना हम सोच रहे थे कि अच्छा आउटकम होगा, हम तो सोच रहे थे कि अफ़गानिस्तान में पेशरफ्त होगी, अफ़गानिस्तान इशू के ऊपर दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं और ये मामला जो है अब हल होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने तो कश्मीर की बात कर दी और ऐसी कर दी कि इंडियंस के तन बदन में आग लगा दी। सफ़े मातम बिछ गई। जी, सफ़े मातम बिछ गई। तो बहरहाल वहाँ तो छोटी छोटी बातों पे सफ़े मातम बिछ जाती है, आता ही है उनको, पता है उनका दिल बहुत बड़ा है। तो फिर आपको पता है कि ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान बुलाएगा तो मैं आऊँगा, वो दावत देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारी सिफारती कामयाबी है। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे बहुत होमवर्क था, बहुत अरसे से काम हो रहा था, और कौम तो यही समझ रही थी कि अफ़गानिस्तान इशू पे जो है, क्योंकि ताल्लुकात कुछ अरसे से ख़राब चले आ रहे थे, ख़ास तौर से जब से सदर ट्रंप आए थे, तो कुछ हमारे ताल्लुकात में रखना आ गया था। और अब उसका एक नए सिरे से उसकी तजदीद होना और ये उम्मीद पैदा होना कि हम दोबारा एक शराकत की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, उससे हमारे बहुत मुफादात वाबस्ता हैं। हमारी जो उनसे ट्रेड होती है उसमें हमारा सरप्लस है, यानी हमारी बरामदात जो हैं वो ज़्यादा हैं। 5 अरब डॉलर के करीब हम उनसे पैसे कमाते हैं हर साल, जबकि दूसरे मुल्कों से हमें नुकसान है। लेकिन अमेरिका से हमें बहुत फ़ायदा है ट्रेड में, वो हमें बेचते कम हैं, हमसे ख़रीदते ज़्यादा हैं। और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ हम उनसे ख़रीद सकते हैं। हमारे नौजवान वहाँ इल्म हासिल करने भी जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब अगर ये ताल्लुकात अच्छे होने जा रहे हैं तो इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, और हमारे दुश्मनों के दिलों पे सांप लौट रहा है, जो आपने देख ही लिया। ऐसा सांप लौट रहा है कि लौट के आ रहा है, जा नहीं रहा है। जी बिल्कुल। आपको पता है ना कि इंडिया का एक पोस्चर है, एक पोस्चर ये है कि हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे। कश्मीर हमारा दो तरफा मसला, बल्कि कश्मीर तो सिर्फ हमारा ही मसला है, हमारा इंटरनल मसला है। उस पर UN रेजोल्यूशंस वो इग्नोर कर देते हैं, जो बार बार एलामिया में नाम आता है कश्मीर डिस्प्यूट का वो इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ बार बार यही रट लगाते हैं तो हमारा इंटरनल मसला है। अब बेशक इसके ऊपर पेशरफ्त ना भी हो, लेकिन सदर ट्रंप का, अमरीकी सदर का ये कहना कि वो सॉलिसी करने को तैयार हैं, और मोदी ने भी उनसे कहा था कि वो उस पर क्या सॉलिसी करना पसंद करेंगे। अब चाहे वो बज़ाहिर कुछ भी कहें, कुछ भी झूठ बोलें, उनका पोस्चर कुछ भी हो, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि इंडियंस भी बहुत परेशान हैं कश्मीर इशू के ऊपर, और उनकी भी पॉलिसी ये है कि किसी तरह मसले पे कुछ आगे बढ़ा जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि अदनान साहब इकोनॉमी तो डिस्टर्ब दोनों साइड्स की होती है जब इस तरह के इश्यूज इतने प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, और ये ज़ाहिर है ये आज का इशू नहीं है, दहाइयों से ये इशू है। मुझे अदनान साहब ये बताएं कि अगर वैसे तो करंट सिचुएशन ये है कि वहाँ से यही कहा जा रहा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है मामला, और हम पता नहीं बात ही नहीं की और ना हम चाहते हैं ऐसा, लेकिन अगर ऐसा होता है पाकिस्तान की साइड से भी और इंडियन साइड से भी कि ठीक है जी सालिसी का किरदार आप पेश करें, मसला हल आपको लगता है फिर क्विकली हो जाएगा? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि क्विकली हो जाएगा, लेकिन ये कि दोनों मुल्कों के दरमियान पहले भी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। इंडिया और पाकिस्तान ने काफ़ी इस पे पसे पर्दा मुज़ाकरात किए हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में एक डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गया था जिसमें यह था कि कश्मीरियों को दोनों तरफ बॉर्डर के आने जाने की मुकम्मल आज़ादी होगी, और एक नीम खुद मुख्तारी की सी उसमें सोल्यूशन था। तो उसके ऊपर दस्तखत होना बाकी रह गए थे। खुर्शीद कसूरी जो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे वो बताते हैं कि मनमोहन सिंह के और मुशर्रफ के सिर्फ दस्तखत होना बाकी थे, हर चीज़ तय हो गई थी। लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान में वकला की तहरीक, हालांकि वो वक्त ऐसा था नान साहब के वाकई मसला हल के बड़ा करीब था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मसले के हल के लिए संजीदा कौन कितना है, हम कितना संजीदा हैं,
ज़ाहिर है मीडिया से आपको अंदाज़ा हो जाता है, और फिर भारत कितना संजीदा है ये उनका मीडिया बता देता है, क्योंकि हमने देखा है जब भी बात की है मसले के हल की तो उन्होंने उस पर यू टर्न लिया है, उस पर उन्होंने कभी बात नहीं की। अब जिस तरह कल की बात करें, अगर वहाँ से बयान आ गया था कि हम सालिसी की पेशकश करते हैं, खैर मकदम किया जाता, दोनों साइड से किया था तो और अच्छी बात थी, लेकिन हमने उनके मीडिया का क्या रंग देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर किस तरह से ये एक्सपेक्टेड था, और वो प्रोपेगेंडा उन्होंने किया और कहा गया कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं। तो क्या वहां का माहौल था भारतीय मीडिया का, ये मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा हम दिखा भी दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ना, उन्होंने मसला कश्मीर के हल के लिए ये कह दिया कि हम सालिसी कर देंगे, और भारत के तन बदन में आग लग गई, बड़ा मसला हो गया। उनके यहाँ उनके चैनल्स पर ट्रांसमिशंस हो गई, उनका सोशल मीडिया मुतहर्रिक हो गया, और सिर्फ कुछ नहीं किया, जहर ही उगला। अपनी टीम से लेके क्रिकेट मैच से लेके सरहदों पर गड़बड़ तक भारतीय मीडिया जहर उगलता रहता है। एग्जैक्टली। और अब तो मौका भी मिला बेचारों को। तो अदनान साहब, जब ये तो फिर रोल ऑफ मीडिया पे बात भी करनी चाहिए कि फिर भारतीय मीडिया आखिर क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि मसले हल ना हो। भारतीय मीडिया जो है ना, इज ए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये एक फाफे कुटनी की तरह है, इसका काम ही आग लगाना और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब कराना है। और इस बार तो हाउ रूट कहने को दिल भी नहीं चाह रहा। बातों पे अगर जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। अगर इंडियन लीडरशिप अपने मीडिया की कैद में रहेगी फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेगी। इसलिए तो एक विजनरी लीडरशिप की जरूरत है। और मोदी साहब ने जब अगर ये कहा है ट्रंप से कि आप इस मसले पे सालिसी करें, तो ज़रूर कहा होगा। सदर ट्रंप के लेवल पे ऐसी बात जो है गलत बयानी नहीं की जा सकती, और 70 साल से दोनों मुल्क आपस में तो तय नहीं कर सके, तो अब जाहिर है कि कोई ना कोई इसमें हेल्प करेगा तो ये तय होगा। और इससे सिर्फ इन दोनों के मुफादात नहीं वाबस्ता, 1.5 अरब आबादी है यहाँ की, पूरे खित्ते का जो है वो दाव पे लगा हुआ है। पूरे खित्ते का नहीं, पूरी दुनिया पे असरात मुरतब होते हैं। और एक बहुत बड़ा आलमी ज़मीर के ऊपर ये बोझ है, ये जो मसला है। इंडिया में माहौल बनाना पड़ेगा इंडियन लीडरशिप को। ये बात ठीक है कि इंडिया का जो माहौल है वो कंड्यूसिव नहीं है, साजगार नहीं है, लेकिन इंडिया का मीडिया तो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के हाथ में है, उनके साउथ ब्लॉक जो कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बनाता है उसके हाथ में है। वो उधर से इंस्ट्रक्शन जाएगी तो अपनी टोन बदल लेंगे। और ये तो उसकी जब मोदी साहब का कोई इंटरव्यू होता है तो उनसे दंगे फसाद के बारे में नहीं पूछा जाता, उनसे ये नहीं पूछा जाता कि माइनॉरिटीज जो कि अच्छी बड़ी तादाद में जो आज़ादी की तहरीक आप क्या चल रही हैं, वहाँ आप इंसानी हुकूक की क्या खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। उनसे पूछा जाता है खिचड़ी अच्छी लगती है कि नहीं, दाल अच्छी लगती है कि नहीं, मम्मी याद आती है कि नहीं। ये सवाल होता है उनसे, वो अपने पीएम से ये पूछते हैं। इंडिया का जो मीडिया है ना वो बहुत ही सबसर्विएंट है, डोसाइल है वहाँ की हुकूमत के सामने, एस्टेब्लिशमेंट के सामने। आप देखिए इंडिया की 150-200 ऐसी रियासतें हैं जहाँ अजला हैं जहाँ पर आज़ादी की तहरीक चल रही है। वहाँ पे बाकायदा मिलिट्री एक्शन हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, नक्सलाइट मूवमेंट है। आपको कभी उसका इंडियन मीडिया में जिक्र ही नहीं मिलता। इस तरह हमारे यहाँ जो कोई अगर कोई मामूली सा वाक पटाखा भी फट जाए तो उसको बहुत ज्यादा उछाला जाता है। वहाँ पे बेशुमार इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, तो उसको नहीं हाईलाइट किया जाता। लेकिन अब जो मुलाकात हो गई है ना इंडियन अमेरिकी सदर की और पाकिस्तानी वजीर आजम की, ये बहुत दिन चलने वाला है। बहुत ये वहाँ से बहुत दिन देखिए ना, वो जो मिलेनिया जो उनकी बीवी हैं वो भी आएंगी इस्लामाबाद, और वो भी इमरान खान की मेहमान होंगी। और उनकी जो तस्वीरें इमरान खान के साथ हैं वो कितनी सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं कि जब मोदी गए थे तो बीच में ट्रंप थे, एक तरफ मोदी थे, एक तरफ मेलेनिया थी जो कि एक ज़माने में बहुत अच्छी मॉडल समझी जाती थी, और जब इमरान खान गए हैं तो वो इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं और ट्रंप साइड में हैं। ये दौरा मलेशिया पर भी कुछ ऐसे हुआ था, है वो बहुत ज्यादा है। आपने इतनी तफसील से गुफ्तगू नहीं फरमाई थी अदनान आदिल साहब, तब भी ऐसे हुआ था। जी देखिए ना, अपनी अपनी चॉइस होती है। अब आई के जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट तो शैफ साहब हैं जिन्होंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी हुआ है। अच्छा, मेरी पूरी हिस्ट्री आपने निकाली हुई है अदनान साहब। देखिए ना, पूरा आपका लो डाउन तो हमारे पास है ना। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। थैंक यू अदनान साहब, बहुत शुक्रिया। आगे एक और अहम मामला उसका आप तज़किरा कर लेते हैं। अदाकार मोहसिन अब्बास और उनकी अहलिया, इनके दरमियान झगड़े का मामला, इस पर बहुत बहस हो रही है। और इसमें अपडेट यह है कि पुलिस ने मियाँ बीवी यानी दोनों फरीक़ैन को आमने सामने बिठाकर उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। और इस पर भी अपडेट यह है कि दोनों फरीक़ैन अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश के बाद ही कोई कार्रवाई होगी।
इस पर रिपोर्ट तैयार की है जहांगीर खान ने, आपको दिखाते हैं। अदाकार मोहसिन अब्बास का अहलिया पर मुबैना तशद्दुद। दोनों मियां बीवी अपने अपने मौक़िफ़ के साथ पुलिस के सामने पेश हो गए। मोहसिन अब्बास हैदर और फातिमा सुहेल का आमना सामना एसपी कैंट ऑफिस में हुआ। दोनों ने अपने मौक़िफ़ को तफसीली बयान की सूरत में रिकॉर्ड कराया। फातिमा सुहेल अपनी दरख्वास्त पर कायम रहीं और पुलिस पे ताखीरी हरबे इख्तियार करने का इल्जाम भी आयद किया। FIR अभी तक दर्ज नहीं, उसके पीछे मुझे वजह नहीं पता कि उनको कहाँ से प्रेशर मिल रहा है या क्या है। दूसरी तरफ मोहसिन अब्बास ने एक बार फिर इल्जामात की तरदीद की और मामला बातचीत से हल करने का इंदिया दिया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा, जो भी होगा ज़ाहिर है। अगर वो नहीं रहना चाहेंगी तो ज़बरदस्ती नहीं रखा जा सकता, लेकिन अभी पहली सिटिंग हुई है हमारी, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि कौन किस करवट बैठता है। पुलिस का कहना है कि इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त को ताखीर में डालने के इल्जाम में कोई सदाकत नहीं। मियां बीवी के बयानात और हक़ाइक़ की रोशनी में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो चीज़ें हैं ये थारोली प्रोब हो रही हैं। इंक्वायरी के बाद जो फैक्ट्स आएंगे उसके मुताबिक जो है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हुक्काम का कहना है कि फातिमा सुहेल के जिस्म पे आने वाले जख्मों का मेडिकल कराना मुमकिन नहीं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पाकिस्तानी अदाकार और गुलकार मोहसिन अब्बास हैदर की अहलिया फातिमा सुहेल की जानिब से शौहर पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगा। इसके बाद अदाकारों ने मोहसिन अब्बास पर तनकीद की। खासा ये मामला सोशल मीडिया पर गर्म रहा। अदाकारा दुआ मलिक ने कहा उन्होंने मोहसिन अब्बास को रोड पर अपनी अहलिया को मारते हुए देखा था। फातिमा ने सालों अपने घर वालों और दोस्तों से इस बात को शेयर नहीं किया, अपनी तकलीफ बताई नहीं। अदाकार गौहर रशीद ने ट्वीट किया कि वो फातिमा से होने वाली इस नाइंसाफ़ी से मुताल्लिक़ आगाह थे, उन्हें इस बारे में कुछ शुबा पता था। कुछ अर्सा पहले मोहसिन ने फातिमा पर तशद्दुद किया तो उनकी दोस्त फातिमा को अस्पताल लेकर गई थी। महविश हयात ने ऐसे अफराद को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया जो ख़वातीन पर तशद्दुद करते हैं, अपनी शरीक के सफ़र पर तशद्दुद करते हैं। हुमैमा मलिक ने कहा टीवी पर झूठ बोलने पर मोहसिन को शर्म आनी चाहिए। अदाकारा हरीम फारूक ने मोहसिन को बुज़दिल मर्द करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बुज़दिली है, ये कमज़रफ़ी है कि फिर एक तो गलत बात की और उसके बाद में आगे आके झूठ भी बोल रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अदाकारा मीरा ने। मीरा, बहुत शुक्रिया, आप नया दिन की मेहमान बनी हैं। मीरा, ये बिल्कुल ये तो एक इवेंट है और ये एक इंसिडेंट है और ऐसे वाक़यात होते हैं। मुझे स्पेसिफिकली आप बताइएगा, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या शऊर की कमी इसका नतीजा है और क्या फिल्म इंडस्ट्री इससे मुताल्लिक आगाही के लिए अपना किरदार अदा कर रही है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस है, फिर हैरासमेंट के केसेस हैं, लोगों के बिहेवियर जो एक आदमियों को, मर्दों को पता ही नहीं कि खातून से बात कैसे करनी है। ये सेक्सुअल हैरासमेंट, सेक्सिज्म का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, फिर एजिज्म का प्रॉब्लम है, एंड द शेल्फ लाइफ ऑफ एक्टर एंड और एक नॉर्मल जो मसाइल हैं, सेक्सुअल हैरासमेंट के जो केसेस पाकिस्तान में है। एक औरत को पाँव की जूती और एक खातून को राइट्स नहीं मिलते, फिर खवातीन को। तो मेरा ख्याल है कि अब डोमेस्टिक जो ये जो इनके ऊपर फिल्में बनाने की जरूरत है और इंशाल्लाह हम हमारी जो टीम है, अब हम इस साल 2 फिल्में शुरू करेंगे और आपको उसमें, और हम उसको उन फिल्मों को उसी मेयार और उसकी क्वालिटी और उसी मैनरिज्म और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे जिसका हमने बाजी का स्टैंडर्ड मेंटेन रखा। अच्छा मीरा जी, अब मोहसिन पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं। एक तो ये कि जो कुछ उनकी वाइफ ने बताया, दूसरे ये कि जो बात मीडिया पर आकर मोहसिन खुद कर रहे हैं, इसके ऊपर अब लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। आपने तो खुद भी उनके साथ काम किया हुआ है, आपने उनको कैसा इंसान पाया? देखिए, जिंदगी में हर एक्टर, हर इंसान के मसाइल होते हैं, हर किसी की फैमिली लाइफ है और दुनिया के तमाम स्टार्स हैं, उनकी एक स्क्रीन लाइफ है और एक कलीग्स के साथ और अपना और इसके अलावा एक रिश्ता फैमिली के साथ, आपके बहन भाई, माँ बाप, बीवी, बच्चे। तो मैं मोहसिन को फैमिली एज एन कलीग, बिकॉज उनके साथ मेरा वर्किंग रिलेशनशिप था, मैं उस तरह से उनको जानती हूँ। अब वो मियाँ बीवी के क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम हुई, एक्शन से रिएक्शन और उनकी वाइफ के क्या इश्यूज हैं,
मोहसिन के क्या इश्यूज हैं वाइफ को लेकर, और ताली दोनों हाथों से बचती है, मेरा ये मानना है। तो अब क्या मसाइल है उनके बारे में मैं अभी नहीं जानता। अच्छा मीरा, आखिर में मुझे ये भी बताइएगा कि अगर मोहसिन तशद्दुद के मुर्तकिब पाए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी इस बारे में बयान तो रिकॉर्ड हुआ है, अभी चीज़ें आगे चलेंगी, आपको क्या लगता है अगर वाकई प्रूव हो जाता है कि उन्होंने ये तशद्दुद किया है अपनी बीवी के साथ, क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उनके साथ के एक एग्जाम्पल सेट हो? देखिए, अब एक जस्टिस जो है वो अगर औरत की गलती है तो मर्द को इंसाफ मिलना चाहिए, अगर मर्द की गलती है तो औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। अब मैं डिटेल, मेरी मोहसिन से बात नहीं हुई, मैं मोहसिन से बात करूंगी, मैं इनकी फैमिली से मिलूंगी और फिर मैं आपको बताता हूँ। सही मीरा, बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थी और इस मामले पर गुफ्तगू कर रही थी। और उन्होंने ये ना लुब्बे लुबाब ज़रा गुफ्तगू का बताना यूँ भी ज़रूरी है कि मीरा ने बहुत मुनासिब गुफ्तगू की है। मीरा ने कहा कि एक तो ये कि ये क्या रहा, क्या इश्यूज़ रहे मियाँ और बीवी के दरमियान, एक्शन का रिएक्शन आता रहा, ये सब कुछ तो देखने लायक बात है। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियरली कहा तशद्दुद बहरहाल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। गुफ्तगू आपने की मीरा, आप हमारे साथ थी मीरा जी, बहुत शुक्रिया। और सिर्फ मीरा जी नहीं, टीम नया दिन ने मारूफ अदाकार जावेद शेख से भी इस सिलसिले में बात की। उन्होंने कहा मोहसिन अब्बास की शख्सियत में कोई मनफी पहलू उन्होंने नहीं देखा, लेकिन साबित हुआ अगर कि मोहसिन ने गलत बात की, उन्होंने तशद्दुद किया था तो खुशी, उन्होंने कहा गलत काम नहीं किया तो खुशी होगी, और अगर प्रूफ हो जाता है कि तशद्दुद किया था तो उन्हें अफसोस होगा। प्रोग्राम नया दिन के लिए गुफ्तगू में क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। मोहसिन के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया, नामालूम अफराद 1 एंड नामालूम अफराद 2, यानी कि कराची में भी उसके साथ काफ़ी टाइम गुजारा, और जब हम पार्ट 2 कर रहे थे केप टाउन में तो वहाँ पर भी तो एक साथ रहे काफ़ी अर्सा। और मैं कभी ऐसा उसमें कोई अंग नहीं देखा कि ये इस किस्म की भी हरकत कर सकता है। बट अगर तो जो बीवी ने इल्ज़ाम लगाया है वो अगर मोहसिन ने नहीं किया कुछ ऐसा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर ऐसा किया है तो बहुत अफसोस होगा, अल्लाह बेहतर जानता है। बट जो मैंने देखा मोहसिन के अंदर इतने अरसे में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, अल्लाह बेहतर। जावेद शेख का जो था वो भी आपने सुना। अदाकारा मारिया वास्ती, उन्होंने ये कहा है कि हमारे माशरे में घरेलू तशद्दुद पर लोग कहते हैं कि ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है, और शायद दैट इज़ द रीज़न कि पुर तशद्दुद वाक़यात में कमी नहीं आ रही। ऐसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत उन्होंने की, और नया दिन से गुफ्तगू में मज़ीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाएंगे। जो कि हमारी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, आई थिंक इट्स वेरी सैड एंड डिप्लोरेबल। Violence and abuse of any kind is criminal and should be unacceptable. हमारे यहाँ की सोसाइटी में जो सबसे कॉमन तरह का वायलेंस या अब्यूज़ है वो है डोमेस्टिक अब्यूज़, जिसमें वर्बल अब्यूज़ भी आता है, सेक्सुअल एंड फिजिकल अब्यूज़ भी आ जाता है। एंड इसकी कॉमन होने की वजह यह है कि हमारी सोसाइटी की तरफ से इसको एक्सेप्टेबिलिटी हासिल है। इट कैन बी डन, इट्स ऑल राइट, इसको हश हश रखा जाए, हो जाता है मियाँ बीवी में, घरों में झगड़े हो जाते हैं। That is one of the reasons. The only way out of this problem is to say no to it and to have zero tolerance towards it. और जब ये हो for the first time उसको वहीं रोका जाए, because once the violence begins, it never stops. तो ये था अहम मामला जिसके ऊपर हमने आपको दिखाए अदाकारों के रिएक्शंस भी क्या थे, और हमने आपको बताया कि आखिर खातून क्या कहती हैं, उनके हस्बैंड ने क्या कहा, मोहसिन ने क्या कहा। अब ज़रा कोशिश करेंगे, वापस आ जाएं जी, वापस आ जाएं। अब ज़रा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने आपको आज प्रोग्राम की इब्तिदा में सब्ज़ा देखना चाहिए ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बताया था। सब्ज़ा कितना होना चाहिए, क्या ये डिस्कस करें अब? एक शख्स एक पौधा, नहीं 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 नहीं, जितनी आपके आसपास जगह है उसे हरा भरा कर दें और ज़िंदगी में तब्दीली देखिए। बिलाशुबा आने वाली नस्लों के लिए इससे बेहतरीन तोहफा और कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़कर जिम्मेदारी आप पूरी कर नहीं सकते। तो पौधा लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मोहम्मद शुएब क्या बताएंगे इस सिलसिले में? चले देखते हैं जी पाशा फॉर्म में क्या हुआ। कराची जिसे कहते हैं कंक्रीट का जंगल, मैं भी उसी कराची में हूँ, जंगल में भी हूँ,
लेकिन कंक्रीट के जंगल में नहीं हूँ, इस जंगल में हूँ। हम मौजूद हैं पाशा फार्म में और यहाँ पर जिस भी स्पीशी का नाम लें वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो खूबसूरती से इसको मैनेज किया हुआ है तौफीक पाशा साहब ने। 6.5 मरले पर तौफीक पाशा साहब का फार्म है और यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत कुछ सीख के जाऊँ ना, बहुत कुछ आपको सिखाने की हम कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं कि हमने प्लांटेशन करनी है, ये नन्हे मुन्ने से पौधे, इसीलिए मैं इनके लेवल पर भी आ गया हूँ। ये लगाते हुए किन बातों का ख्याल करना है? ऐसे तो नहीं कि बस आपने इस गमले से निकाला या पनीरी ली या बीज लिया और कहीं पर भी लगा दिया। तो पहले तो आपने ये देखना है कि कौन सा पौधा लगाना है, कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, किस मौसम में लगाना है और उसका फिर कितना ख्याल करना है। यहाँ आने के बाद दिल नहीं चाह रहा कि वापस जाए। इट्स ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त यहाँ का ना आपने माहौल क्रिएट करके रखा है। बाकी दिल, आपका दिल चाहता है वैसे वापस शहर जाने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहता होगा। ओके, मुझे तौफीक साहब ये बताएं कि जब हम प्लांटेशन की बात करें, बात तो हो रही है, मुख्तलिफ ड्राइव्स भी हैं प्लांटेशन की, लेकिन क्या हम उन चीज़ों का ख्याल भी रख पाते हैं जो कि प्लांटेशन की ड्राइव में रखनी चाहिए? कौन सा दरख्त और कब और कैसे, और उसके बाद कहानी खत्म हो गई? नहीं, वो जिस तरह उसने कहा था ना, पार्टी तो अब शुरू हुई है, तो कहानी अब शुरू हुई है। जब आपने दरख्त लगाया, मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, पाशा साहब मैंने वहाँ दरख्त लगाया है, उसको पानी कौन देगा? मैं कहूँ आपने लगाया है, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको पानी दें, और अगर आप पानी नहीं दे सकते हैं तो बराए मेहरबानी उस दरख्त को ना लगाएं, क्योंकि वो दरख्त भी एक पौधा है। दरख्त तो खैर बड़ा होके होगा, अभी तो वो छोटा बच्चा है, बेबी है, और उसमें जान है। और अगर आप ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां आप उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, वो मर जाता है, तो उस दरख्त का कातिल आप हैं। अच्छा, अगर आप दरख्त नहीं लगा सकते हैं तो बेल लगा दें। अब मुझे बताएं, विद रिस्पेक्ट टू दिस मंथ जुलाई, कौन से पौधे लगाने चाहिए और इज दिस अ गुड सीजन फॉर प्लांटिंग अ ट्री? लोगों ने गर्मियों में भी लगाया है, सख्त गर्मी 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है, दरख्त लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, ये गलत है। वो मर जाएंगे, उनको स्ट्रेस होगा। नहीं भी मरे, क्योंकि वो उनके पास जवाब होता है, देखो मैंने ये दरख्त लगाया, इतनी सख्त गर्मी में वो मरा नहीं। हाँ मरा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें 4 घंटे अगर उसी धूप में खड़ा कर देता, तुम्हारा क्या असर होता? तो सोचो इस पौधे के साथ में क्या गुजरी ना, ये भी तो जानदार है। दिस इज द करेक्ट मौसम। इसमें भी अगर आप शाम के टाइम दरख्त लगाएं, इट्स सो मच बेटर, क्योंकि जब आप पौधे लगाते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, रात को ठंडक होती है, सुबह फिर मौसम ठंडा होता है, तो उसको कोई 12 घंटे कुछ मिल जाते हैं अपने आप को थोड़ा सा करने के लिए, और फिर उसके साथ में पानी देते रहना चाहिए उसको रेगुलरली। अच्छा, और कोई भी विजिट फार्म पे और ट्रीज के बारे में बात करते हुए, अगर मौसम सही है तो ट्री लगाए बगैर, पौधा लगाए बगैर कंप्लीट नहीं है। तो आज आपके हाथ से एक दरख्त लगवाते हैं। आइए। आप ये तो कहीं ना कि मौसम का मसला, यहाँ तो मौसम नहीं बहुत अच्छा। देखिए जी, दरख्त लगाने के लिए सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? दरख्त के बीज से। ये मौसम है जब दरख्त लगाने का टाइम आता है, उससे पहले का जो वक्त होता है उसमें आप दरख्तों पे पके हुए बीज पाते हैं। आपने बीज तोड़ना है। ये नीम का दरख्त है, इसमें ये बीज लगे हुए हैं। आपने बीज लिया, एक थैली ली, उसके अंदर आपने इसको छिलके से निकाला। ना भी निकालें तो कुछ भी नहीं होगा। आपने इसको इसमें मिट्टी के अंदर दबा दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, और ऊपर से आपने इसको पानी दे दिया। ये इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर पौधा बन जाएगा। तो हम आ चुके हैं और गमले से इस पौधे को निकाल चुके हैं। सरस समय चाह रहा था, आप फिर भी हमें थोड़ा सा बताएं कि पौधा लगाने से पहले किस बात का ख्याल रखना है? खड्डा खोदते हुए देखिए, दीवार है नजदीक में, दूर रखना है। उससे मैंने कम से कम 4 फुट 5 फुट, ये बल्कि 5 फुट हो जाता है, 5 फुट दूर रखा है। गुलमोहर है, इसका बड़ा होके ये इसका तना बड़ा होगा, ये दीवार ना तोड़े। आप आगे पीछे देखेंगे, दीवार से सारे दरख्त 5-5 फुट दूर है। ठीक है। फिर जब खड्डा किया तो फिर हमने देखा कि इसमें से जो मिट्टी निकली है, अगर आप इस मिट्टी को देखें तो ये मिट्टी बिल्कुल पत्थर वाली है। ओके, ये देख रहे हैं, इसमें पत्थर था, ये देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सीमेंट का ये माल निकला है इसमें से। सही। अब ये जब दीवार बनी होगी, ये टूटी थी, इसको दोबारा बनाया, वो ये सब मिट्टी का हिस्सा बन गया। तो हमने इसमें दरख्त नहीं लगाना है। ओके।
देखें ये आपने इरादा किया कि दरख्त यहाँ, मैंने इरादा किया कि मैंने यहाँ दरख्त लगाना है, अगले 50 साल तक ये इस दरख्त का घर है। सही है। और मैं इसमें लगाऊं जिसमें वो जड़ें ना आगे जा सके, ना जाए, ग्रो ही ना कर सके। फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी मट्टी, ताज़ी मट्टी ली, उसमें खाद वाद हमने मिक्स की। इसमें आप ये देखें पत्तों की खाद मिक्स है। सही है। ये देखें ये पत्तों से बनी हुई खाद है। सही। ये देखें अभी ये बिल्कुल ऐसे पत्ते हैं, इसको अगर हम ऐसे चूरा कर लेंगे तो बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। ये देखें अब ये इसको मट्टी भी नरम रहेगी, इसकी वजह से पानी भी जज्ब करके रखेगा, पानी जज्ब होगा। एग्जैक्टली। रूट्स इसके अंदर आराम से फैलेंगी। ठीक है। और दरख्त जो है वो तैयार होगा, बनेगा, वो खुशी से बड़ा आसानी होगी। तो ये बेसिकली दरख्त एक बेबी और ये उसका फूड है। बिल्कुल सही। अब इसको थोड़ी सी मट्टी हम नीचे पहले डाल देते हैं। ओके। लीजिए पानी दीजिए। और पहली बार हम इसको भर के देते हैं पानी, ठीक है ना। अभी मैं इसमें, हम तो ये एक फुहारा डाल देंगे, लेकिन इसमें फिर पीछे से मैं 2-3 फुहारे और डालूंगा। ओके, ताकि अच्छी तरह पानी मिल जाए। देखें ये मट्टी जो हमने अंदर भरी, जी सूखी थी ना, जी ये तो जज्ब करेगी। सही है। जो बराबर की मट्टी है जमीन, जी वो भी सूखी है, तो ये सारा पानी उधर भी जाएगा। उधर भी जाएगा। मैक्सिमम पानी दिया जाए। तो मैक्सिमम पानी दिया जाए ताकि इसको जो है वो, ताकि आसपास जो खुश्क मिट्टी है उसकी प्यास बुझ जाएगी। अगर पानी उतना दिया है कि उसकी प्यास तो बुझ गई और पौधा प्यासा रह गया तो पौधा मर जाएगा। कितनी खुशी होती है पौधा लगाने के बाद, बड़ी खुशी होती है। क्या बात है। आज की तारीख का एक दरख्त और इंशाल्लाह मैं तो लोगों को कहता हूँ, और मैंने आज तक जिंदगी में बड़े दरख्त लगाए। सही। ठीक है। अक्सर उनमें से कुछ कभी कभार ऐसे भी कोई दरख्त हैं जो नहीं हैं। सही। लेकिन ज़्यादातर वो दरख्त आज भी हैं। और आप एक दिन मुझे याद है, मैं इधर ही फार्म में पीछे की तरफ काम कर रहा था, एक मेरा दोस्त आया, तो उसको उन्होंने कहा कि जी वो पीछे की तरफ है। सही। तो पीछे आ गया, थोड़ी देर मेरे साथ बैठा रहा, फिर मुझे कहते यार क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो अंदर चल के चाय वाय पिए। मैंने कहा यार काम कर रहा हूँ, काम करने दो। 5-6 साल के बाद एक दिन वो फिर आया मेरे यहाँ, अक्सर आता था। उस दिन जब वो आया तो मैं फिर पीछे की तरफ काम कर रहा था, तो बंदों ने कहा होगा कि वहाँ सब पीछे, वो पीछे की तरफ आ गया। हम वहाँ बैठ गए, मैंने बंदे को कहा यार चाय मंगा लो। हम बैठे बात कर रहे थे, मैंने उसको कहा जीशान तो याद है यार, आज से बहुत साल पहले तूने मुझसे कहा था क्या फ़ायदा, क्या कर रहा है। बोला हाँ। मैंने कहा वही दरख्त है, उसके साये में हम आज बैठे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। दरख्त लगाएं कि आप अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी हो जाए, अपने बच्चे को लाकर दिखाएं कि बेटा मैंने ये लगाया, मैंने लगाया था साये में। आज हम और आज अब अपने बच्चे के साथ में मिलकर दरख्त लगाएं ताकि वो अपने बच्चे को लेकर आए और बताए कि यार ये मैंने बाबा के साथ में लगाया था। ब्यूटीफुल। ये होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमने दरख्त लगाया, तस्वीर ली, लगा दिया और फिर अल्लाह। मैंने कई सालों बाद आपने उसे याद भी करना है। और बहुत खूबसूरत बात है ये, दिस इज द एंडिंग नोट बेसिकली, कि आप भी दरख्त लगाएं। जिस तरह तौफीक साहब भी कह रहे थे कि जब लगाएं तो उसके बाद 4-5 साल बाद जाकर ज़रूर याद करें, अच्छा वो 4 साल पहले दरख्त लगाया था, अब ये पौधा लगाया था उस वक्त, अब दरख्त है, उसके साए में हम खड़े हैं। मैं ज़रूर कुछ सालों बाद आऊँगा इंशाल्लाह, जब इस दरख्त के साए में हम खड़े होंगे। अगले साल आप बीच में तो इंशाल्लाह फिर भी आएंगे। अगले साल इसके साथ में एक आगे और आपसे दरख्त लगवाएंगे। ज़बरदस्त। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। देखा आपने किस तरह से आप माहौल को हरा भरा बना सकते हैं। शुएब गए थे और वो क्या कुछ देख कर आए, हमने आपको दिखाया। अब जब हम इस ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको बताएंगे घोटकी में ज़िमनी इंतखाब, इसकी अपडेट, और सियालकोट का नया दिन है कैसा, उसकी भी करेंगे बात। और इसके अलावा गैलप सर्वे किस बारे में था, इस पर भी तफसील से गुफ्तगू होगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेक के बाद। Prime Minister Modi 2 weeks ago.
and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved, and if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe too. पाक अमरीका ताल्लुकात में नए दौर का आगाज, वजीर आजम इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीख साज मुलाकात। अमरीकी सदर ने मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। कहा बरसों पुराना मसला हल करने में किरदार अदा कर सका तो खुशी होगी। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से खैर मकदम। कहा अगर सालिसी कामयाब हो गई तो लाखों लोग आपको दुआएं देंगे। I can tell you that right now, you will have the prayers of over 1 billion people if you can mediate and resolve it. सदर ट्रंप ने कहा, अगर आप उनके अल्फाज पर गौर फरमाएं तो उससे एक अंदाज़ा होता है कि भारत भी महसूस कर रहा है कि कश्मीर की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मसले कश्मीर का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। सियासी अमल के जरिए अफगानिस्तान में अमन लाने के पाकिस्तान के नजरिए को तस्लीम किया गया। अफगान अमन के लिए मुश्तरका मुसालिहत के आज़म का अयादा किया। वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वो पाकिस्तान से नई सतह का रिश्ता इस्तवार करने के ख्वाहिशमंद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी सदर से मुलाकात। व्हाइट हाउस में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपह सालार की पेंटागन में अमरीकी फौजी क़यादत से मुलाकात भी शेड्यूल है। घोटकी के हल्का NA 205 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। मामू और भांजे में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के सरदार बख्श मेहर और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अहमद अली मेहर आमने सामने। 290 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोटरी सिग्नल पर जकरिया एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बहाली का काम जारी है। ट्रैक कुछ देर में बहाल कर दिया जाएगा। ट्रेन मुल्तान से कराची जा रही थी। और कराची में जरा से छींटे क्या पड़े कि इलेक्ट्रिक का निजाम ही बैठ गया। 150 फीडर्स ट्रिप हो गए। कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहते हैं कई इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई है और कई इलाकों की बिजली हिफाजती इक़दामात के तहत आर्जी तौर पर बंद है। फॉल्ट्स की दुरुस्तगी का काम जारी है। नया दिन में कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सान्हे क्राइस्ट चर्च में शहीद होने वालों के 200 रिश्तेदारों और जख्मियों को अपने खर्च पर हज कराने का ऐलान किया है। इन आज़मीन हज को शाही मेहमान बनाया जाएगा और उनके तमाम अखराजात जिनमें सफरी अखराजात भी शामिल हैं ये सऊदी अरब की हुकूमत अदा करेगी। इसी पर बात करेंगे। नईम राशिद की अहलिया हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मिसेस अंबर नईम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाह रहे हैं आपसे फरीज़ हज की अदायगी इसके लिए कब जा रहे हैं आप? कोई शेड्यूल मौसूल हो चुका है आपको? डेट ऑफ डिपार्चर मालूम है आपको? फरीज़ा हज के लिए मुंतज़िमीन ने जो हमें तारीख बताई है वो अंदाज़न 30 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक उन्होंने हमें बताया कि हम लोग अपनी तैयारी रखें। मिसेस अंबर, ये बताइएगा क्या नईम साहब के साथ हज पर जाने का कोई प्लान था? आप लोगों ने ऐसा सोचा हुआ था? इस साल मेरा और मेरे शोहर नईम का इरादा था जाने का हज के लिए। इस साल उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं इस साल नहीं तो अगले साल तुम्हें ज़रूर लेके जाऊंगा। और साथ में हमारे बेटे तलहा का भी इरादा था कि वो भी हमारे साथ हज पे जाएगा। अब्दुल्ला का बहरहाल इस साल इरादा कोई नहीं था, मगर जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है उसमें। अच्छा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट, इन्होंने आपको सपोर्ट किया है। मुझे ज़रा न्यूजीलैंड से मुताल्लिक़ भी बताएं कि वहाँ पे आपकी रिहाइश और वहाँ पे जो आपके लिए सिचुएशन है वो कैसी है इस वक्त? फरीज़ा हज हर मुसलमान की ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इस गम के मौके के ऊपर भी मतलब
इस तरह जाना काबा एक बहुत बड़ी सादत है और इससे एक दिल को इत्मीनान की उम्मीद है। और ये जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हमें तोहफ़ा मिल रहा है, ये मतलब बहुत बड़ी, हम इसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इसके लिए। और यहाँ पे भी जो है मतलब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, स्पेशली जेसिंडा आर्डन ने हर मौके पे हमारा बहुत साथ दिया है। और उसके जो मिनिस्टर्स भी हैं वो मतलब हमारे लिए जिस तरह दोस्तों की तरह हमारे साथ मिलते हैं। और जो मेगन वुड्स हैं यहाँ पे, उनकी मिनिस्टर मतलब हर वक्त हमारे साथ होती हैं हर मीटिंग में। और जितने भी उन्होंने हमारे लिए स्पेशल केस मैनेजर्स रखे हैं ताकि वो हमें मुख्तलिफ दफ्तर में धक्के ना खाने पड़े। और तो हमारे घर आती हैं वो ख़वातीन और हमारे साथ मदद करती हैं। तो सब विवाहों के साथ तो मतलब काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे मुल्क में भी इस तरह से अक़लियतों का ख्याल रखा जाए। और तो और सब हमें बहुत अच्छी तमन्नाओं के साथ हमें बहुत अच्छा विश कर रहे हैं हज पे जाने के लिए। तो बस अल्लाह ताला। मिसेस अंबर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। सानहा क्राइस्ट चर्च में नईम साहब शहीद है और अब जो वहाँ के शहदा थे सानहा क्राइस्ट चर्च के और जो ज़ख्मी थे, सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने ख़र्च पर इनको हज कराएंगे ऐसा कह दिया है और अब ये रवाना भी हो रहे हैं। वैसे आपको बता दें पाकिस्तान में भी हज ऑपरेशंस ये शुरू हो चुके हैं। जहाँ से हुजाज को आज़मीन को ले जाया जा रहा है। और जब हम हज की बात करते हैं, हज ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो हम कुर्बानी की बात क्यों नहीं करेंगे। और कुर्बानी की जब हम बात करेंगे तो हम आपको मवेशी मंडी भी लिए चलेंगे। और कराची की मवेशी मंडी आपको मालूम है यहाँ पर इस वक्त छोटी दुनिया की धूम है। छोटी दुनिया की धूम है और हर कोई इस छोटी दुनिया को देखने भी पहुंच रहा है और छोटे छोटे बच्चे भी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो छोटी दुनिया है कौन, बताएंगे हमारे नुमाइंदे साबरी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपर हाईवे मवेशी मंडी में और इस बार भी ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडी सजा दी गई है। अब तक 1.5 लाख के करीब जानवर यहाँ पर आ चुके हैं, जिनमें से आज जो है यहाँ पर 35,000 के करीब अब तक जानवर फरोख्त किए जा चुके हैं। अगर हम बात करें साल गुज़िश्ता की तो पिछले साल यहाँ पर जो कीमतें जानवरों की थी, इस साल भी हमें वही कीमतें नज़र आती हैं। बकरा इस दफ़ा भी जो है वो 18 से 20,000 के दरमियान मिल जाएगा और जो गाय है वो 60 से 65,000 रुपए की कीमत रखती है। इस दफ़ा की मंडी 900 एकड़ एराजी पर रखी गई है, जिनमें 48 ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 6 ब्लॉक्स वीवीआईपी ब्लॉक्स हैं, जबकि 22 वीआईपी ब्लॉक्स हैं। बाकी ब्लॉक्स जो हैं वो जनरल ब्लॉक्स हैं, जहां पर बगैर किसी फीस के व्यापारी अपने जानवर बांध सकते हैं। आवाम की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है जो कि जानवरों की खरीदो फरोख्त में शामिल है और बहुत ही इंजॉय कर रही है। फूड स्ट्रीट भी यहाँ पे कायम की गई है। इस दफ़ा की जो मंडी है वो अब तक लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें इस दफ़ा यहाँ पर मुतारिफ कराई गई हैं। जी साद, आपने सब कुछ तो बताया लेकिन छोनिया का हमें नहीं बता रहे। कोई बात नहीं, दोबारा आपकी तरफ हम आएंगे क्योंकि वक्त हमें मुल्तान भी जाना है और मुल्तान के शहरी वो उनके बड़े शौक निराले हैं और ईद कुर्बान पर उन्हें छोटी दुनिया नहीं, उन्हें जरा भारी भरकम जानवर चाहिए। बकरा भारी भरकम चाहिए। भारी भरकम, बच्चे बड़े सभी चांद नामी इस बकरे के दीवाने हैं। क्यों भला, समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से जान लेते हैं। जी राशिद। जी बिल्कुल, मुल्तान के शहरियों ने भी ईद कुर्बान के लिए तैयारी पकड़ ली है और घरों में जो है बकरे पाले जा रहे हैं। और खूबसूरत नस्ल का जो बकरा है, इसकी जो हाइट है वो 5 फुट से ज़ायद है और 2 मन इसका वज़न है और लंबे कान है, बिलोरी आंखें हैं और खूबसूरत बकरा। और बच्चे बड़े जो हैं वो इसको देखकर जो है वो खुश हो रहे हैं। हमारे कैमरामैन अदनान सियाल आपको दिखा सके तो खूबसूरती से इस बकरे को जो है वो सजाया गया और बच्चे जो है बड़े शौक से यहाँ पर आए इस बकरे को देखने के लिए। और खूबसूरत लंबे बालों वाला ये जो बकरा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यही वजह है कि जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो इसको देख कर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और मालिक से हमारी बात हुई तो उसका यही कहना है कि इसको खाने में जो है रसगुल्ले खिलाए जाते हैं, इसको बादाम खिलाया जाता है, मक्खन खिलाया जाता है। इतना हैवी और बड़ा बकरा है, ये एक बंदे के जो है वो काबू में भी नहीं आता और बकरा बहुत जो है वो जोर आवर है और शहरी जो है इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। बिलोरी आंखें बता रहे थे भाई, दिखा भी रहे थे साथ साथ। बहुत शुक्रिया, प्यारा बकरा था। अब जरा आपको बता देते हैं घोटकी के बारे में। N205 घोटकी, यहाँ ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद बख्श महर और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अहमद अली महर के दरमियान
कांटे का मुकाबला है, ऐसा कहा जा रहा है। पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। साहिल जोगी हमारे साथ है, उनसे मजीद बात करते हैं। साहिल जोगी, बताइएगा इसके बारे में। बिल्कुल, घोटकी के NH 205 पर ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का जो अमल है वो सुबह 8 से ही शुरू हो गया है और यहाँ पर जो ये अमल है शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। ये जो नशस्त है 205 वो PTI के उम्मीदवार अली मोहम्मद खान महर के इंतकाल पर खाली हुई थी। तो आज सबसे बड़ा जो मौका होने जा रहा है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद बख्श खान महर और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अहमद अली खान महर के दरमियान मुकाबला होगा। और इन दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक एक ही फैमिली यानी महर खानदान से है। तो ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। यहाँ पर टोटल वोटर्स की जो तादाद है वो है 3,60,875 वोटर यहाँ पे जो अपने हकदही का इस्तेमाल करेंगे। और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह से लेकर अभी तक जो है गर्मी इतनी है कि यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो बहुत ही कम हमें नज़र आ रही है। टर्न आउट बहुत ही कम हमें नज़र आ रहा है। चलते हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो जब ने आपको घोटकी के बारे में बता दिया तो फिर अब हम आपको बता देते हैं कि शहर शहर नया दिन। तो नया दिन आज कहाँ का है जी? सियालकोट का है। और सियालकोट के बारे में शोएब क्या जानते हो? मुझे इतना पता है फुटबॉल बहुत ज्यादा बनते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनते हैं। लेकिन आपको पता है इसकी तारीखी अहमियत भी है, तारीखी एतबार से भी अहमियत का हामिल है ये। तो नुमाइंदा समा शहजाद अहमद ने इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की, नया दिन के नाज़रीन को दिखाते हैं। लहलाते खेत, तारीखी इमारतें, भारत के साथ 190 किलोमीटर वर्किंग बाउंड्री लाइन, खेलों का सामान बनाने में पूरी दुनिया में मशहूर। ये है 5000 साल पुरानी तारीख का हामिल शहर इकबाल सियालकोट। सियालकोट शहर की बुनियाद राजा सिल ने रखी। यूनानी, मुगलिया और इस्लामी दौरे हुकूमत यहाँ रहे। क़याम पाकिस्तान से कबल कायद आज़म ने यहाँ तालाब शेख मौला बख्श में खिताब भी किया। यहाँ पे इल्मी, तालीमी, सकाफती, इल्मी, तहजीबी और हर लिहाज से ये कदीम शहर है। इसके अलावा यहाँ पे तहजीबी लिहाज से भी, सकाफती लिहाज से भी इस शहर ने बहुत बड़े फ़नकार पैदा किए हैं, राइटर्स पैदा किए हैं। अल्लामा इकबाल से लेकर फैज़ तक और फैज़ से लेकर दूसरे लोगों तक बहुत ज़रूरत ही समर की है। यहाँ पे टूरिज़म के जो स्पॉट्स हैं हमारे, उनको उजागर किया जाए। सियालकोट स्पोर्ट्स गुड्स की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। खेलों की मसनूआत की बरामद सालाना 300 अरब रुपए से जायद है। जनाब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो सियालकोट की इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की इकानमी में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है। गोया हमारा कंपटीशन चाइना, इंडिया और दूसरे मुल्कों से हैं जिन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटाइज करती है। और मुझे अगर हमारी गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा भी फैसिलिटाइज करे तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि सियालकोट की एक्सपोर्ट को डबल किया जा सकता है। सियालकोटी सुबह का आगाज तगड़े नाश्ते, हलवा पूरी, नान, चने और लस्सी से करते हैं। यहाँ पर चावल और गंदम की आला इकसाम पाई जाती है। खूबसूरत और तारीखी शहर सियालकोट हर किसी को दावत नज़ारा दे रहा है। कैमरामैन नाइजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शहर की। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मालूमात सियालकोट से जुड़ी है जिसके बारे में हम बात भी कर सकते हैं, मज़ीद कुछ जान भी सकते हैं। तो हमने रिपोर्ट तो दिखा दी, शहजाद हमारे साथ भी हैं। तो शहजाद, मुझे बताइएगा, तारीख़ी पस मंज़र इतना खूबसूरत यहाँ का है, कुछ मुझे यहाँ की दीगर सरगर्मियों के बारे में बताइए। सनती तौर पर सियालकोट कैसा शहर है? कुछ नाश्ते शाश्ते अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल किरण और शुएब, सियालकोट की तारीख 5000 साल पुरानी है। यूनानी दौर में इसका नाम सगाला, मुगलिया दौर में इसका नाम रचना दोआब, फिर सलकोट और अब ये सियालकोट है। सियालकोट में बहुत से पुराने इलाके आज भी आबाद है, जिस तरह कक्के ज़ैयाँ, टिब्बा कक्के ज़ैयाँ, कश्मीरी महल्ला, अड्डा शबासा, नेकापुरा, रंगपुरा इलाके जो हैं आज भी आबाद है, बल्कि इनके अतराफ़ में आबादी डेवलप हो गई है। अगर हम बात करें तरीही इमारतों की तो इकबाल मंजर सियालकोट जाए बदैश अल्लामा मोहम्मद इकबाल है और जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद भी हूँ। इसके अलावा
किला सियालकोट इमाम अलीउल हक शहीद अल मरूफ इमाम साहब का मज़ार है। हिंदुओं की इबादत का जो है शवाला तेजा सिंह, सिख बरादरी की इबादत का जो है जो गुरुद्वारा है बाबे दी बेड़, उसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो गिरजाघर हैं वो देखने के काबिल हैं और लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं और सियालकोट की तरीही इमारतों को देखते हैं। बिलखसूस जो इकबाल मंजर सियालकोट है, यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद अंदरूने बरूने मुल्क से आती है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, आप लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए, कैसा लगा आपको सियालकोट? सियालकोट इतना खूबसूरत है कि यहाँ तो मैं सिर्फ सर्विस करने आया था इकबाल मंजिल में, और मुझे नहीं पता कि 30 साल यहाँ पे कैसे गुजर गए। इसकी खूबसूरती इतनी मुतासिर कुन है, या इसमें शायद को सहर कुन है कि जो आपको सियालकोट छोड़ने को आपका दिल नहीं करेगा। जी बिल्कुल, आपने देखा कि सियालकोट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा ज़रज़मीन है। यहाँ के अगर फसल की बात की जाए तो चावल और गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा खुश ज़ायक़ा हैं। और उसके अलावा यहाँ के नाश्ते जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। शहरी जो सुबह का आगाज़ है वो हलवा पूड़ी से करते हैं, और उसके अलावा दोपहर को जो तगड़ा वो खाना खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश रहते हैं यहाँ पे। और मैं आपको ये बताऊँ कि तारीख से थोड़ा आगे आए तो 1965 में भारत ने सियालकोट पे हमला कर दिया था। 600 टैंक का बड़ा हमला था। चुंडा के महाज पर पाक फ़ौज ने जो है वो हमला जो है नाकाम बनाया था और टैंकों को तबाह कर दिया था, और भारतीय फ़ौज जो है नाकाम इनको यहाँ से जाना पड़ा। सियालकोट किला पर भी भारत ने मुतअद्दिद बम दागे थे, लेकिन सियालकोट के शहरियों ने पाक फ़ौज के शाना बशाना डटकर भारतीय जारहियत का मुकाबला किया और दुश्मन को भागना पड़ा। और इस बहादरी और जुर्रत के इतराफ़ में सियालकोटियों को खलाले इस्तक़लाल से नवाजा गया था, जो आज सियालकोट के किला के जना हाल पर लहरा रहा है। सियालकोट में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। यहाँ का फुटबॉल हो, यहाँ पर का बैट हो, यहाँ की हॉकी हो, यहाँ के सर्जिकल के आलात हो, यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, लेदर गारमेंट्स हो, और इसके अलावा दीगर जो गारमेंट्स हैं उनका कोई भी सानी नहीं है। हुनरमंद अपनी महारत जो है वो मनवा चुके हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि कोई भी वर्ल्ड कप हो उसकी स्पोर्ट्स की चीज़ें यहाँ से ही वहाँ जाती हैं और मायानाज खिलाड़ी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सियालकोटियों के जो सियालकोटी हैं, जो सियालकोट के सनतकार हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ना सिर्फ ड्राई पोर्ट बल्कि सियालकोट एयरपोर्ट और अब एयर सियाल जो है वो ईरान बढ़ने को तैयार है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौसम भी अच्छा है। पूरन का कुआं है जो बहुत ज़्यादा तरीह है, लोग उसको देखने के लिए भी जाते हैं। सियालकोट के नवा में वो वाक़या है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। मैं किरण और शुएब आपको दावत देता हूँ कि आप सियालकोट आएँ और यहाँ पे आपको मैं 12 मसालों से मज़ेदार जो चाम तैयार की जाती है वो मैं खिलाऊँगा, क्योंकि वो चाम खाने के लिए शहरी जो दूर दराज से यहाँ पे आते हैं। बहुत मज़ेदार की चाम है, और सियालकोटी जो है बहुत मेहमान नवाज भी हैं। जी थैंक यू सो वेरी मच शहजाद, आप में कह रहे थे और जिस तरह आपने दावत दी है हम दोनों को, तो हम इस दावत को कबूल करेंगे। 12 मसालों की सुनी थी, लेकिन ये तो इन्होंने तो वैसे कश्मीरी मोहल्ले के गोलगप्पे किरण बहुत अच्छे हैं। खबरदार, अब आपने मजीद कुछ इस सिलसिले में मुझे बताया। आप मुझे कह रहे थे मुझे सिर्फ फुटबॉल का पता है। अच्छा चलो तारीख से मुतालिक बात करते हैं। अभी ख्वाबों को थोड़ा ना साइड पे रखते हैं, हमें दावत तो मिल गई, अब जाएंगे तसल्ली के साथ। प्रोफेसर यासिर ज़ीशान साहब हिस्टोरियन है, हमें ज्वाइन किया, तो सियालकोट से मुतालिक हम उनसे मजीद बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑफ सियालकोट। सर, सियालकोट की तारीखी अहमियत, सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ ज़रा इस पर आप रोशनी डालें। अगर तारीख के अतबार से आप मुझसे पूछेंगे तो सियालकोट का जिक्र हमें हिंदुओं की मजहबी किताब महाभारत में मिलता है। महाभारत 5000 साल पुरानी किताब है। उसमें 5 पांडु भाइयों की जंग का जिक्र है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी गई। पांचों पांडु भाई जब जंग के आखिरी दिनों में पहुंचे थे तो उस वक़्त सियालकोट से उनके मामू राजा सल उनकी मदद के लिए गए। तो महाभारत का जो 16वां बाब है वो इस हवाले से मुकम्मल तफसील हमें बताता है। थोड़ा सा हिस्ट्री में आगे आएंगे तो फिर ये यूनानी अहद शामिल हो जाता है, जब सिकंदर आज़म ने यहाँ हमला किया, शहर को फ़तह किया। मज़ीद आगे आएंगे तो फिर शहाबुद्दीन गौरी का ज़माना है, उसने शहर को फ़तह किया, हसन हरमेल को निगरान बनाया। फिर मुग़ल अहद है, बरतानवी अहद है, सिख अहद है। तो सियालकोट ये तारीख़ के 5000 सफ़र में से गुजर के आगे आया है। अच्छा जी, ये तो हमने माजी की बात कर ली ना, माजी के औराक पलट लिए। अब ज़रा मुझे ये बताइए
शहर में जो तब्दीलियां हुई हैं, दौर आया है जो नया, कुछ थोड़ा सा चाहे तो आप उस बारे में भी हमें बताइए। यहाँ होने वाली तब्दीलियों को जब हम देखते हैं तो जो यहाँ पर सनती इनकलाब आया तो वो तो यूनानी दौर में यहाँ पर लोहे का काम जो है वो हो रहा था। यूनानी दौर के बाद हम जब देखते हैं तो मुग़ल अहद में शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने राजा मान सिंह को ये जागीर दी तो उसने यहाँ कागज़ बनाने का काम शुरू किया। तो मान सिंह की कागज़ जो है वो तारीख़ में हमेशा से मशहूर रहा है, राजा मान सिंह के नाम से मंसूब रहा। फिर मुग़ल अहद के बाद हमें सियालकोटी ईंट जो है वो बड़ी मारूफ मिलती है। ये ताजमहल में, लाहौर वाले किले में, जितनी मुग़ल इमारत हैं इनके अंदर सियालकोटी ईंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। फिर उसके आगे आ जाए इंडस्ट्री में तो बरतानवी अहद में यहाँ पर स्पोर्ट्स का काम शुरू हुआ। आज सियालकोट की इंडस्ट्री की पहचान जो है वो बहुत ज़्यादा है। सही, ये तो तब्दीलियों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सकाफत का रंग वो यहाँ का कैसा है उसके हवाले से बताएंगे। सकाफत का रंग वो नहीं बदलता। सकाफती सरगर्मियों के अतबार से अगर शहर को देखा जाए तो यहाँ पर पुराने मेले मुख्तलिफ़ जगहों पर, कदीम जगहों पर लगते रहे। हज़रत इमाम साहब के मज़ार पर जो मेला लगा वो गुज़श्ता 800 साल से मेला उसी तरह चल रहा है। फिर उसके बाद रोड्स का मेला है और दीगर कुछ मौसमी त्यौहार हैं वो भी यहाँ पर इसी तरह मनाए जा रहे हैं। अच्छा, अब शहर की ना कदीम इमारतें, कदीम मकामात, कुछ इनके बारे में बता दीजिए। कदीम जगहों में जैसे मैंने हज़रत इमाम साहब के मज़ार का जिक्र किया, उसके अलावा जब बाबा गुरु नानक यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनकी याद में वो एक बेरी के दरख्त के नीचे उन्होंने कुछ अरसा क़याम किया। तो बाद में उसकी याद में वहाँ एक उसी गुरुद्वारा बनाया गया जिसे आप गुरुद्वारा बाबे दी बेर कहते हैं। क्रिश्चियन मिशन जब यहाँ पर आया 1849 में, उनके चर्चेज़। फिर सियालकोट की दीगर इमारत के अंदर हमारा मरे कॉलेज है जिसका नाम पूरी दुनिया में, अल्लामा इकबाल वहाँ पढ़े, फैज़ अहमद फैज़ वहाँ पर पढ़े। तो बड़ा नामवर कॉलेज है जो इस हवाले से अहम इदारा है। अच्छा यासिर साहब, इससे पहले हमें बताया भी जा रहा था, हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे हमें, जो खेलों का सामान है वो यहाँ पर बनता है, यानी बैट, फुटबॉल। तो मुझे बताएं फेवरेट खेल यहाँ का कौन सा है? शहर में कौन सा खेल है जो ज़्यादा खेला जाता है? हम जब सकाफती सरगर्मियों में थोड़ा खेलों को देखेंगे तो यहाँ पर फ़न पहलवानी बड़ा अरसा रहा है। रुस्तम ज़मा, गामा पहलवान, उनके वालिद जो हैं वो, उनके मामू, 4-5 पहलवान जो हैं वो रुस्तम हिंद रहे हैं। उसके बाद कबड्डी आज भी यहाँ पर खेली जा रही है। पाकिस्तानी कबड्डी टीम में सियालकोट के लड़के शामिल हैं। क्रिकेट के हवाले से देखेंगे तो एशियन ब्रेडमैन जो हैं वो ज़हीर अहमद से लेकर शुएब मलिक तक, एजाज़ अहमद, ये सब सियालकोट के लड़के हैं। उसके बाद हॉकी का पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, जितनी बार भी जीता है सियालकोट की नुमाइंदगी जो है वो उसमें हमेशा रही है। हॉकी के टॉप के खिलाड़ी जो हैं वो उनका तलक सियालकोट से है। और ये बताइएगा अभी इस शहर की आबादी कितनी है? शहर के अंदर कदीम 5 पूरे हैं, रंगपुरा है, नेकापुरा है, फिर उसके बाद हाजीपुरा है, फतेहपुरा है। तो ये कदीम शहर था, इसके गिर्द गिर्द अब नई आबादी जो है वो शहर की बनी है। ओके सर, लास्टली ये बता दें कि सियालकोट तालीमी एतबार से कहाँ स्टैंड करता है? तालीमी एतबार से देखेंगे तो शहर के अंदर जो है वो कदीम यूनानी दौर में भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, मुग़ल अहद में यहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी रही। आज भी शहर में क़याम पाकिस्तान से पहले मरे कॉलेज और लेडी एंडरसन जैसे इदारे यहाँ पर मौजूद थे। आज भी यहाँ पर जो है वो बड़े नामवर इदारे जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे और तारीख़ की बात हो, सकाफ़त की बात हो, खेलों की बात हो, एजुकेशन की बात हो, उस पर आप शुरू कर रहे थे। और जो अहम गुफ्तगू हुई थी उसका एलामिया आया है, तो आप ज़रा ये अहम खबर है इसकी बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, क्या रही बात, इसका एलामिया जारी किया गया है। तो कोशिश करते हैं इस सिलसिले में अपने रिपोर्टर से भी बात कर सकें। अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। अब्बास शब्बीर, एलामिया में क्या क्या लिखा गया? कोशिश करेंगे अब्बास शब्बीर से सिलसिले में बात कर सके। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हुई उसका एलामिया जारी किया गया। इस मुलाकात में इलाकाई अमन के ऊपर बात हुई, इस्तेहकाम के ऊपर यानी स्टेबिलिटी के ऊपर बात हुई, मुआशी तरक्की ये बड़ा चैलेंज है इसके ऊपर गुफ्तगू की गई, और मुआशी तरक्की के लिए पायदार शराकत दारी इसके ऊपर ख़ास तौर पर फोकस किया गया। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफ़गान अमन और मसालहती अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ ये भी हुई, ये बात भी की गई। तो वाशिंगटन से हमको ज्वाइन किया अब्बास शब्बीर ने। अब्बास शब्बीर, मुलाकात अहम थी और इसका एलामिया आ गया।
बिल्कुल एक अहम मुलाकात थी जिसको आई विटनेस किया है आज, और बड़ा कॉन्फिडेंट और बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई है। उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल में पॉलिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान को व्हाइट हाउस का दौरा भी करवाया, साथ साथ इमरान खान का खुद इस्तेकबाल भी किया। ये भी एलामिया में बताया गया है कि 2015 के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान पहली समिट लेवल ये मुलाकात थी। अमरीकी सदर ने 1-on-1 मुलाकात भी की और वफूद की सतह पर भी मुलाकात की, जिसमें बामी ताल्लुकात की मजबूती और ताउन के फरोग पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन से जनूबी एशिया में माशी इस्तेकाम और अमन लाने का अज़म भी जाहिर किया गया इस मुलाकात में, जबकि अफगानिस्तान में क़याम अमन से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खित्ते के बेहतर मफाद में भरपूर ताउन की पेशकश की है, और ये वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा गया है कि पुरअमन हमसायगी पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की तरजीह है, जबकि खित्ते में अमन और इस्तेकाम से पाकिस्तान इलाकाई रवाबित और इंसानी तरक्की के लिए बेहतर काम कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप से इस चीज का भी इज़हार किया है कि भारत के साथ ताल्लुकात का मामूल पर आना दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद में है। अब्बास शब्बीर, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। तो जी, बड़ी खबर, बड़ी मुलाकात थी और इसी से जुड़ी बड़ी खबर भी आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के डॉक्टर फैसल, उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। तो ये दौरा और इसी से जुड़ी क्या अहमियत है, इसी से मुताल्लिक बात कर लेते हैं। खालिद अजीम साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद अजीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? जी किरण, ये वो यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान का दौरा तो अमरीकी सदर जो है वो जैसे भूल ही चुके थे, और मुझे आज तक याद है कि बिल क्लिंटन जब पाकिस्तान आए थे तो उनका जो दौरा था वो चंद घंटों का था, वो भी इस अंदाज में कि वो एक तरह से कर्फ्यू लगा हुआ था, और सिर्फ वो ईवान सदर में जो है वो उन्होंने एक मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चलते बने। इसी तरह से बाद में अमरीकी सदर बराक ओबामा जो है उनका दौरा इस अंदाज का था कि उन्होंने भारत का 4 दिन का दौरा किया, जबकि पाकिस्तान में वो सिर्फ चंद घंटों के लिए आए और उसके बाद वो यहाँ से चले गए, और वो बिल्कुल कर्फ्यू के सवा था जिसमें उन्होंने ये दौरा किया। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये बड़ी खुशआइंद बात है कि एक इस अंदाज में जो एक सरगर्मी का माहौल था वो अब खत्म होता दिखाई दे रहा है, और पूरी गर्मजोशी से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये कहा कि अगर मुझे दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई तो मैं उस पर गौर करूँगा, मैं उसको कबूल करूँगा। और फिर बाद में जब पाकिस्तान की जानिब से उनको बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई तो उन्होंने इसको कबूल कर लिया। यकीनी तौर पे जो आलमी सतह पर तासुर देना चाह रहा था भारत और देता चला आया है कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो रहा है, और उसके लिए वो मुख्तलिफ मिसालें कोट करता था और कहता था कि कोई काबिल जिक्र मुल्क जो है वो उसका सरबराह पाकिस्तान का रुख नहीं करता, और पाकिस्तान के सरबराहान को बाज़ाब्ता दावत कहीं आने जाने की नहीं दी जाती किसी मुल्क के दौरे की। तो इस सारी सूरत हाल में यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हाई जंप है, मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी में, कि जो पहला माहौल था उसको यकसर हम तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। और ये भी हमें नजर आ रहा है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो हमेशा पाकिस्तान के साथ तकब्बुर से, नखवत से और एक बिल्कुल आमराना अंदाज में हमें डिक्टेट करते हुए हमसे बात करता था, आज वो इस बात को खुशाइन समझ रहा है कि उसको उनके सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई है और उन्होंने इस दावत को कबूल भी कर दिया है। डॉक्टर फैसल ने वजह तौर पे इसको जो ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम आपका खैर मकदम करते हैं। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है, और इसको पाकिस्तान ने चूंकि खुद दावत दी है इसलिए वो इसको उनको खुश आमदीद भी कहता है। जी किरण, अच्छा एक कमेंट इसके ऊपर भी ना कि हम ना इस दौरे के आगाज़ से ही देख रहे थे ये पड़ोस में ना थोड़ी तकलीफ थी।
और फिर उसके बाद में ये जो 1-on-1 मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, इसके बाद में भी भारत जो है ना वो बड़ा अपने तौर पे बड़ी तकलीफ में, बड़े तैश में है। तो इस ऐलामिये के बाद और उनकी तरफ से कि हाँ जी हम पाकिस्तान आएंगे, इस सब के बाद में वो तकलीफ तो नहीं दो चंद नहीं हो गई होगी, बढ़ नहीं गई? जी यकीनन बढ़ गई है। और मैं आपको तवज्जो दिलाऊंगा कि ये जो उनकी वजारत खारजा के तर्जुमान है रवीश कुमार, उन्होंने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि जी मोदी साहब ने मुझे खुद कहा कि आप मसला कश्मीर में सालसी करना चाहेंगे, तो मैं यकीनन ऐसा चाहूँगा। और मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनकी राय भी इस बारे में जानना चाहता हूँ। तो इमरान खान साहब ने भी फौरी तौर पे कहा कि जनाब हमारे लिए ये बड़ी खुशाइंद बात होगी कि अगर आप इस मामले में दिलचस्पी लें और इसको हल करवाने की कोशिश करें। और पाकिस्तान तो हमेशा इस बात में जोर देता आया, भारत खुद इसको आलमी फोरम पे लेके गया था और उसके बाद वो मुआहदा शिमला का बहाना बना के, ऐलान लाहौर का बहाना बना के वो कहता है कि जी अब ये दुतरफा मामला हो गया और इस पर किसी आलमी फोरम पे बात की ही नहीं जा सकती। हालांकि उसकी स्पिरिट न मुआहदा शिमला की है और न ऐलान लाहौर की ऐसी है कि उसमें उन्होंने इसको किसी आलमी फोरम से निकाल देने की बात की है। ये जरूर है कि हमें इस मामले में खुद ही मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन असल तो वो जो रेजोल्यूशन है अक़वाम मुत्तहिदा की वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस पर आपने बिल्कुल बजा निशानदेही की कि भारत के लिए तो ये सुहाने रूह है ये बात कि पाकिस्तान को किसी जगह जो है वो कामयाबी मिले और ख़ास तौर पे अमेरिका जैसे मुल्क में जिसको वो अब अपनी जेब में समझता था और ये समझता था कि बड़ी मार्केट होने के नाते उसको जो अहमियत दी जा रही है, उसके बाद खास तौर पे पाकिस्तान को तो उसने उसूल बना के रख दिया। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आज़म को अमरीकी सदर की जानिब से दौरे की दावत देना, वहाँ उनका मिसाल मैं समझता हूँ कि उनकी पजीराई, जिसमें आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मली डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जब मीडिया टॉक करते हैं तो वो एक या दो सवाल लेने के बाद उसको वाइंड अप कर दिया जाता है। लेकिन यूँ लग रहा था कि हम पाकिस्तान की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं जिसमें अमरीकी सदर बैठे हैं और बेतकल्लुफी से वो सारे सवालात का जवाब देते जा रहे हैं और उसको उन्होंने एक बिल्कुल लाइटर अंदाज में बात जवाब दिए। तो इससे वो एक कॉर्डियल माहौल जो है वो उसका तासुर दे रहे थे और ये उनको किसी ने डिक्टेट नहीं किया, ये ऑन देयर ओन और पाकिस्तान की अहमियत को समझते हुए उन्होंने ये बात कही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए भारत अगर कहीं जज्बोज होता है और उसको परेशानी और उसको तकलीफ होती है तो वो समझ में आने वाली चीज़ है, क्योंकि उसके नज़दीक तो पाकिस्तान जो है वो अब दुनिया से कट चुका है और दुनिया का हर मुल्क उसको नफरत की निगाह से देखता है, उसको दहशतगर्द समझता है। तो क्योंकि यही नैरेटिव इंडिया का होता है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को अकेला किया जा रहा है, बट ऐसा है। और ये जो मुलाकात है और उसके बाद ऐलान और अब जो ट्वीट, ये वाकई इस बात की तरफ इशारा करे कि अभी और दर्द उठेगा। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, साथ अब मौजूद थे, बढ़ते हैं आगे। और ये वो घाव है जिसके ऊपर मरहम हम नहीं फराहम करेंगे। हम बिल्कुल फराहम नहीं करेंगे, लेकिन अपना इलाज खुद करो, अपने दिमाग का इलाज भी खुद कर लेंगे तो ही मसला हल होगा, वरना हल होगा नहीं। एनीवेज, जब मसलों के हल की हम बात करते हैं, महंगाई बड़ा मसला महंगाई है और इसके हल की तरफ अगर हम जाएं तो बड़ी अच्छी खबर हमारे पास है कि अगर किसी ने कोई चीज महंगी दी तो पकड़ा जाएगा। और ये पंजाब में महंगाई देखो उसकी शामत है। ये अभी स्पेसिफिकली हम पंजाब से मुतालिक बात करें, फल सब्जी या कोई भी चीज अगर कीमत से ज्यादा बेची जा रही है तो फौरी कार्रवाई होगी। एप्लीकेशन ने काम करना शुरू कर दिया है। करंट से पहले हमने देखा था कीमत सियालकोट, वो ऐप काम कर रहा था। कीमत पंजाब ये ऐप है, यानी कुछ भी अगर आप लेने जाएं आप पहले उस ऐप पर देखें कि वो चीज कितने की है, आम कितने रुपए किलो हैं, आप उस पर चेक करें, फिर जाएं और आप कहें भाई इतने रुपए किलो थे, आप ज्यादा क्यों बेच रहे हैं। तो अगर आपने शिकायत करनी है उस ऐप पर आप कीजिए और एक्शन होगा। कैसे एक्शन होगा, ये ऐप कैसे काम करती है, तरहब असगर हमारे नुमाइंदा लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ चलेंगे। जी तरहब। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए ये कीमत पंजाब ऐप जो है इसको मुतारिफ कराया और इस ऐप के ज़रिए जो है आवाम जो भी ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, चाहे वो फल हो, फ्रूट हो, सब्ज़ी हो, मुर्गी हो, गोश्त हो, किसी किस्म की भी कोई जो अशिया है, खुर्दनोश, चीनी, आटा, कोई भी चीज़, उसकी जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है इस ऐप पे बासानी वो देखी जा सकती है। और इस ऐप का इस्तेमाल जो है उसको बहुत ज़्यादा आसान बनाया गया है। अंग्रेज़ी में भी ऑप्शन दी गई है, उसके साथ साथ उर्दू में भी वहाँ पे ऑप्शन है कि आप देख सकते हैं
फलों की जो कीमतें हैं उनके लिए अलग कॉलम बनाया गया है, फ्रूट्स की जो कीमतें हैं उनके लिए अलग कॉलम बनाया गया है। तो ये जो ऐप है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करना। इसके साथ साथ इस ऐप को मुतारिफ़ कराने का मकसद ये है कि जो आवाम को मुश्किलात पेश आती हैं वो हुकूमत तक पहुंच सकें, और हुकूमत ने भी यही रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है इसमें अपना फीडबैक दें ताकि हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर बना सकें। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे इस ऐप के अंदर एक और ख़ास जो खाना मुतारिफ़ कराया गया है वो शिकायत के हवाले से कराया गया है कि अगर कोई दुकानदार जो है वो आपके साथ उसका रवैया ठीक नहीं है या वो जो सरकारी कीमत पे चीज़ें मुकर्रर की गई हैं उनको उस कीमत पर फ़रोख्त नहीं करता है, तो आप उसकी दुकानदार का नाम, उसका एड्रेस, उसका नंबर और वो शिकायत जो है वो आप अपनी दर्ज करा सकते हैं वहाँ पे, और उसके ख़िलाफ़ जो है हुकूमत एक्शन भी लेगी। जो हुकूमत है उनका ये कहना है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इसको अपडेट करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं बताती चलूँ इस ऐप के हवाले से, जब मैंने आज ये चेक किया है तो यहाँ पे कुछ हमें कमी नज़र आई है इस ऐप में, और वो कमी ये थी कि जो रेट लिस्ट बताए गए हैं ऐप पे और जो ये रेट लिस्ट रोज़ाना की दी जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंसेस है। अब जिस तरीके से यहाँ पे मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो 215 रुपये बताई गई है, जबकि रेट लिस्ट में जो है आज जो मुर्गी के गोश्त की कीमत है वो 238 रुपये जो है वो दी गई है। तो इस तरीके से जो सब्जियों के रेट लिस्ट हैं उनमें भी जो है कमी पेशी जो है वो हमें देखने में मिली है। तो ये एक हमें छोटी सी खामी नज़र आई है जिसके बाइस हम कह सकते हैं कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट शायद नहीं किया जा रहा है, ये लेट की जा रही है ये अपडेट। लेकिन इस ऐप को मुतारिफ़ कराने का जो मकसद है वो यही है कि आवाम को सहूलत दी जाए और जो है आवाम वो सरकारी नरखों पे जो है चीज़ें खरीद सकें। जी क्यों तरह आप हमें कीमत पंजाब ऐप से मुतालिक अपडेट कर रही थी, स्मार्ट कंज्यूमर के बारे में बता रही थी। अब आपको पता है कोई भी सर्वे होता है तो उसमें हाँ, नहीं, पता नहीं ये पूछा जाता है। एक अहम सवाल था और वो ये कि क्या वालिदैन को अपनी औलाद को पसंद की शादी की इजाज़त देनी चाहिए। गैलप सर्वे, हम इसके कुछ आदाद शुमार आपसे शेयर करते हैं। इस सर्वे के मुताबिक 91% पाकिस्तानियों ने कहा वालिदैन को अपने बच्चों को पसंद की शादी की इजाज़त देनी चाहिए। 21% पाकिस्तानियों को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सर्वे में 3% लोगों को ने इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया, यानी पता नहीं का ऑप्शन मुमकिन तौर पर चूज़ किया उन्होंने। तो अब इसी सर्वे के ऊपर ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा आलिया सारिम। वेलकम टू नया दिन। अल्लाह का करम। ये सर्वे इसके जो अदाद शुमार हैं और ये जो सवाल है कि पेरेंट्स अपनी औलाद को इजाज़त दें, उनकी पसंद को वो भी एहतराम की नज़र से देखें, ये कितना इम्पोर्टेंट है। पहले तो हम समझ लें कि किसी भी फैसले में पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं। सबसे पहले मज़हब, उसके बाद कानून, उसके बाद माशरा। अब अगर हम मज़हब की बात करें तो इजाज़त है। निकाह उस वक्त तक होता ही नहीं जब तक लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी अपनी ख्वाहिश से हाँ ना करें। वो जो एक हाँ करवाई जाती है ना, जो लड़की का सर पीछे से हाथ रख के, वो नहीं, पूरे खानदान और बरादरी की मौजूदगी में दिल से हाँ करें। उसके बाद मैं कानून की बात करूँ तो कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि आप पसंद की शादी कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ माशरे पे। माशरे में भी अब जैसे कि आपने मुझे अदाद और शुमार बताए उस हिसाब से मुझे लगता है कि माशरा भी अब हाँ कह रहा है। तो बात यह है कि अगर हम ये सोचें कि कहानी सिर्फ निकाह तक के है तो हाँ और ना की बात करेंगे, लेकिन उस हाँ और ना के बाद कहानी शुरू होती है। हम ये समझ रहे हैं कि खाली वही एक स्टेज है कि बस उसके बाद ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी या बदतरीन हो जाएगी, लेकिन क्योंकि जब उसके बाद सिलसिला शुरू होता है तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हम छोटे से छोटा फ़ैसला भी करते हैं तो हम मुशावरत से करते हैं। हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या इवन अब अगर इस वक्त तो दुल्हन का मेकअप हो या हम उसके जहेज़ की चीज़ें ले रहे हों या हम वेन्यू सेट कर रहे हो तो हम मुशावरत से करते हैं। तो क्या किसी लड़की को या किसी लड़के को ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला इस अंदाज में कर लेना चाहिए कि मुशावरत ना हो? मुशावरत में सबसे कीमती कौन होते हैं? हमारे माँ बाप। अब अगर हम उसमें माँ बाप को शामिल नहीं करेंगे मुश्किल होगी। एक चीज़ और, जब कभी भी माशरे में हम चीज़ों को देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं देख रही थी जो तशद्दुद का एक वाक़या सामने आया कि मर्द को हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं निकल जाने का कोई एक रास्ता देती है। मैं इसको अगर मैं एक्सेप्ट ना भी करूं तो सच ये है कि देती है। तो फिर मैं बच्चियों से कहूंगी कि अगर खुदा न खास्ता तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया और फैसले में मुशावरत ना हुई तो क्या ये जुमला सुनने को नहीं मिलेगा? अपनी मनमानी की थी, क्या औरत को मनमानी की इजाजत है? यहाँ तो औरत को मनमानी की इजाजत नहीं है, माँ को नहीं है, तो क्या लड़की को होगी?
ये सब रखना पड़ेगा ज़हन में। बिल्कुल, आप स्टेटस को भी देखेंगे और आप उस स्टेटस को देखने के बाद आप समझेंगे कि उसको कितनी इजाज़त दी जाएगी, और अगर इजाज़त नहीं है तो पहले से आप अपने आप को, ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं, सबको शामिल करना ये उस लड़की के लिए प्रिकॉशंस हैं कि खुदा ना खास्ता आगे कोई बात होगी। फिर देखें, जो लड़के लड़की की शादी की उम्र होती है वो 18 साल से शुरू हो जाएगी। क्या पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान का लड़का या लड़की 18 साल की उम्र में इतने समझदार हैं कि वो सही फैसला ले सकते हैं, फैसला लेने की इजाजत है, आप कर सकते हैं, लेकिन क्या उसका फायदा होगा या नुकसान? स्टेटस अपडेट करने में और शादी के लिए डिसीजन लेने में अकेले अकेले बहुत फर्क है, ये इतना आसान नहीं है। हाँ, और एक आखिरी चीज, क्योंकि अब लोग, मुझे है खुशी भी है और थोड़ी सी परेशानी भी है कि फैसला कर रहे हैं। देखिए, जब आप ये इस किस्म के फैसले कर रहे होंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आदाद शुमार है ना, इसके बाद हमारी नौजवान नस्ल उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। जिस चीज़ की सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आ जाए उसकी फिर एक के पीछे एक कहानी शुरू हो जाती है। क्या हमने अपने बच्चे बच्चियों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दी है? दूसरा, इस्लाम ने इजाज़त तो दी है हाँ और ना की लड़का और लड़की को, लेकिन इस्लाम में दाखिल हो तो पूरे के पूरे दाखिल हो, कानून में दाखिल हो तो पूरे के पूरे दाखिल हो, माशरे में दाखिल हो तो पूरे के पूरे दाखिल हो। जब लड़का उस वक्त कहता है कि हाँ हमें इजाज़त है, हम शादी कर सकते हैं, तो क्या बाद में जो राइट्स बीवी के और मियाँ के इस्लाम ने दिए हैं, क्या फिर वो पूरे के पूरे दाखिल होंगे? कि ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में वही लड़का खड़े होकर ये ताना देगा कि तुम तो घर वालों को छोड़कर आई थी, तुम तो माँ बाप को छोड़कर आई थी, तुम उनकी ना हुई, तुम मेरी कैसे हो जाओगी? इस्लाम में तो जब आपने निकाह किया, ये इतना मुकद्दस, इतना प्यारा रिश्ता है, क्या तुम इस्लाम के मुताबिक उस पूरे तकद्दुस को लेकर चलोगे? मैं आ जाती हूँ अब कानून की तरफ। कानून में तो वायलेंस है ही नहीं, आप हाथ उठा, आप तो ज़बानी टॉर्चर नहीं कर सकते, हैरेसमेंट में तो ये आप निगाह नहीं डाल सकते। तो जब आप कानून में इजाज़त दी, क्या वहाँ पर आप पूरे के पूरे कानून में दाखिल होंगे? क्या फिर आप उस औरत को, उस बच्ची को जिसको निकाह मिला है, पूरे आप उसके हुकूक देंगे? नहीं देंगे। तो फिर ये सोचने का वक्त है कि अगर दाखिल हो तो पूरे के पूरे दाखिल हो, और अगर नुकसान बच्ची का ज्यादा है तो खुदारा बच्चियों को थोड़ा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, अब जरा हमें उन पेरेंट्स के बारे में भी बता दीजिए, या यूं कह लीजिए उन 21% के बारे में बता दीजिए जो बड़ी सख्ती से कहते हैं कि नहीं, बच्चों की पसंद की शादी नहीं होनी चाहिए। ये भी बहुत ज्यादती कर रहे हैं ये पेरेंट्स बहुत, क्योंकि इसमें फिर वो सारे, मेरे जहन में वो सारे लोग आ जाते हैं, चाहे वो वनी है, चाहे कारोकारी है, या ज़बरदस्ती के निकाह हैं। हमारी कौम को अगर मैं समझ पाई हूँ तो हमारे यहाँ एतदाल की और वो जो म्याना रवि है उसकी उसका फुकदान मुझे लगता है। या हम इतने लिबरल हो जाते हैं जितना नहीं होना चाहिए, या हम इतने बैकवर्ड और इतने सख्त रिजिड हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। एक म्याना रवि ये है कि बच्चों की पसंदीदगी का जरूर ख्याल रखें और साथ में रजामंदी माँ बाप की ले लें। ये कोई इतना बड़ा मरहला नहीं है। बैठ के सिर्फ बात ही करनी है ना, पेरेंट्स और बच्चों ने बात कर ले, मसला का हल हो निकला। माँ बाप और बच्चा बच्ची, अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, कोई किसी का नुकसान नहीं चाहता। वो औलाद का नुकसान नहीं चाहेंगे और औलाद भी नहीं चाहेगी कि माँ बाप का दिल दुखे। लेकिन ये सर्वे, गैलप सर्वे, इससे मुतालिक हमने शहरियों से भी सवाल किया कि उनकी इस सर्वे से क्या राय है, और जब ये सवाल उनके सामने रखा तो क्या जवाब उन्होंने दिया, यानी कि पसंद की शादी की इजाज़त आप मिलनी चाहिए बच्चों को या कि नहीं मिलनी चाहिए। जवाब आपके सामने रखते हैं। लड़की की अगर यह लड़का पसंद करता है तो माँ बाप अगर दूसरी जगह शादी करेंगे तो वो ज़्यादा देर ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फिर जाके शादी कुछ अर्सा चलती है, बाद में डिवोर्स हो जाती है। वालिदैन को चाहिए बच्चों से भी पूछे और बच्चों को भी चाहिए वालिदैन की रज़ा के साथ करें जो कुछ करना है, शादी करनी है। कुछ लोग होते हैं लड़के भाग जाते हैं घर से, लड़कियां भाग जाती हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। उन्हें दोनों पार्टियों, माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों से कोऑपरेट करें और बच्चों को भी चाहिए माँ बाप के साथ कोऑपरेट करें और आपस में अरेंज मैरिज करें। लड़की की ज़िंदगी है, जाहिर सी बात है माँ बाप की पसंद का नहीं भी उनको पसंद आता, तो मैं तो यही कहूँगी लड़की की पसंद सही है। मेरी राय है कि अगर शादी करनी है तो वालिदैन की पसंद से करनी चाहिए, क्योंकि लव मैरिज जब भी होता है तो अक्सर नाकाम हो जाता है। नहीं जी, वालिदैन को अपनी पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि आजकल जो माहौल है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, तो वो बहुत अजीब चल रही है। सब लोग अपने अपने मर्जी से काम कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि फैमिली में या अपने माँ बाप की मर्जी से कर लें तो अपनी लाइफ अच्छी होगी इंशाल्लाह। बच्चों को ज़्यादातर वालिदैन के राय से शादी करना चाहिए, क्योंकि वो जब भी सोचते हैं हमारे लिए, हमारे अच्छे सोचते हैं हमारे फ्यूचर के। शहरों की राय आपके सामने रखी। अली साहब, आप एक शख्स इसमें ये भी कह रहा था कि जो पसंद की शादी होती है
हमेशा नाकाम होती है, यानी अक्सर का लफ्ज भी उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा हमेशा नाकाम होती है। तो ये तासुर क्यों है कि पसंद की शादियों की तो नाकाम झगड़े होंगे और तलाक हो जाएगी, ये क्यों लगता है? मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम का, मैंने आपको कहा ना हम एक्सट्रीम पे जाकर बयान दे देते हैं। माँ बाप बहुत देख कर अरेंज मैरिज करते हैं, लेकिन नसीब ना माँ बाप दे सकते हैं ना आपका अपना फैसला दे सकता है, ये सिर्फ रब जानता है। लेकिन माँ बाप की पसंदीदगी हम क्यों कहते हैं शामिल करो कि रब की वालिदैन की रजामंदी में रब की रजामंदी शामिल हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं। फिर उनका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पसंद की शादियाँ हमेशा ही नाकाम होती हैं। मैंने कहा जहाँ पर वो वालिदैन जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं, जहाँ पर वट्टा सट्टा की रस्में हैं, वनी की रस्म है, कारोकारी की रस्म है, वहाँ से तो उन बच्चों को निकलना ही पड़ेगा। देखिए उस सिस्टम का शिकार मैं नहीं कह सकती अपनी बच्चियों के कि उस सिस्टम का शिकार हो जाए, बल्कि वहां तुम हमेशा कहती हूँ खुदारा आवाज उठाओ। अगर तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है तो आवाज उठाओ। अगर मरना ही ठहरा जिंदगी में तो लड़कर मरेंगे, अगर खत्म होना ही ठहरा तो हम मर जाएंगे, लेकिन अपने आने वालों के लिए कोई आसानियां कर कर हम जाएंगे इस दुनिया से। कारोकारी के कब्रिस्तान में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि कोई फातिहा कर ले या उस तरफ मुंह करके फातिहा कर ले। हम किस किस्म के लोग हैं? तो मैं यकीन रखती हूँ एतदाल पे, मियाना रवि पे। इंसान इस दुनिया में आता है, आने से 9 महीने पहले ही उसके राइट्स शुरू हो जाते हैं। लड़का है, लड़की है, कोई भी है, हमने वो बात करनी है जिसमें किसी की भी मतलब किसी के अपने हक से किसी को दस्तबरदार ना होना पड़े। तो पसंद की शादी में भी बुराई नहीं है, अरेंज मैरिज में भी बुराई नहीं है, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। वाह, क्या तो जब हक हैं तो फिर फ़राइज़ भी हैं। बहुत बैलेंस गुफ्तगू, बहुत शुक्रिया साथ आप मौजूद थी। और बढ़ते हैं आगे और एक और टॉपिक यहाँ पे शामिल करते हैं, ज़रा सैर कराते हैं और जिन्होंने सैर की उनसे आपको मिलवाते हैं। हसीन वादी हो, सरसब्ज़ पहाड़ हो, बहते झरने हो, ये है पाकिस्तान की सरजमीन और यहाँ का हर शहर, हर इलाका, इसकी अपनी पहचान है, अपना रंग है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जहाँ जाने का सबका मन है, क्योंकि इसका कुदरती हुस्न ऐसा है। आप जाने की बात कर रहे हैं, वाकई कैसे कैसे पहले बताएं मुझे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ना। आपको पता है आजकल लोग सैर तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने स्टाइल में ना। रोड ट्रिप इन है, बॉस इन है, और रोड ट्रिप भी करना है तो बाइक के ऊपर करना है। और बाइक पे जिन्होंने ये सफर किया कराची ता गिलगित, उनसे आपकी जरा मुलाकात कराते हैं। बहन भाई नूर जमान और कंजामाना में ज्वाइन करके थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र। तो मुझे सबसे पहले तो ये बता देंगे कितने दिन का सफर था कराची से लेकर गिलगित तक, ड्यूरेशन, कहाँ कहाँ पे स्टे किया? और पैर सीधे रहे सबके बाद में कर्व तो नहीं आ गया बाइक पे बैठे बैठे? नहीं, देखें हमारा 16 दिन का ट्रिप था। ओके। यानी टोटल तो 18 का था, लेकिन बाइक पे जो था वो 16 दिन का था। अच्छा, यहाँ से हम पहले सक्खर पहुँचे। पहली रात हमने सक्खर में स्टे किया, दूसरी मुल्तान में, अच्छा इसी तरह तीसरी लाहौर में, चौथी सवाबी में, पाँचवीं अपर दीर में। नहीं, मुझे ये बताएं कितने घंटों तक आप लोगों ने लगातार जो है ना वो बाइक चलाई? ये पहले ये बताएं। और रुके तो कितनी देर में रुके? हम रुक जाते थे 1 घंटा बाद रुक जाते थे 15-20 मिनट तक के लिए। और ये आप तो नहीं कहते कि रोके, पानी शानी पीते हैं? पानी वगैरह के लिए। ये जगह अच्छी है, यहाँ रोके मुझे सेल्फी लेना है। ये काम तो बाकी असल में यहाँ पे हमें थोड़ी तकलीफ ज़्यादा हुई, गर्मी वगैरह थी, तो यहाँ पे पानी हमने ज़्यादा पीना यानी पड़ा, ख़ास तौर पे से बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। तो बाकी जब हम नॉर्दर्न एरियाज में इंटर होते क्या आपको खाना नहीं खाना होता, पानी नहीं पीना होता? नहीं पीना होता है, लेकिन सवाबी से ऊपर चलते हैं। अच्छा, सवाबी के बाद फिर हम अपर दीर में रुके। ओके, सही है। अपर दीर के बाद फिर हमारा नेक्स्ट डे बूनी था। बूनी एक जगह है चतराल में। ओके। चंदूर टॉप से होते हुए गए। अच्छा, बाबूसर टॉप से नहीं गए? नहीं, बाबूसर टॉप से, असल में बाबूसर टॉप से हम इस वजह से नहीं गए क्योंकि हमारा प्लान जो है ना वो लंबा था। ओके, सही है। हमें सीधा आना जाना नहीं था, एक रास्ते से जाना था। ये रास्ता तो बड़ा साफ सुथरा और क्लियर रास्ता है बाबूसर टॉप नारंगा। बाबूसर टॉप वाला क्लियर है, लेकिन जिस रास्ते से हम गए थे वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। वो ओके, आपने इंतखाब उस रास्ते का किया बिल्कुल, क्योंकि जब तक डेयरिंग नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक तकलीफें नहीं होंगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। रास्ते में टायर पंक्चर तो नहीं हुआ? रास्ते में आखिरी के 2 दिन में 3 मरतबा हुआ इत्तेफाक। अच्छा, आप बाइक चलाते रहे और आप मैप संभाली रही? जी। ये किया आपने? जी। मैंने भी रोड ट्रिप पे ये किया था। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, मैंने कहा मैं आपकी क्लीनर, मैं आपकी कंडक्टर, मैं गूगल पे आपको भटका के रहूंगी। गूगल ठीक बता रहे थे, मैं भटका रही थी। आपने तो नहीं भटकाया ना कहीं? नहीं भटकाया।
अच्छा ये बताएं, आप लोग फिर उसके बाद में आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, पूरा सफर आपका हो गया, फिर उसके बाद में वापसी। जाना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, वापसी मुश्किल होती है। वापसी के लिए हमने पहले से ही हमने प्लान किया हुआ था कि वापसी रावलपिंडी तक बाबूसर वाले टॉप वाले रास्ते से, सही है, वहाँ से हम पिंडी तक जो है ना हम बाइक चला कर आएंगे। नहीं बाइक चला, हाँ वहाँ तक तो हम नॉन स्टॉप, यानी हमारे टोटल 16 दिन हमारे रावलपिंडी में हो गए। सही। अच्छा उसके बाद फिर हमने ट्रेन में बाइक को भी डाला और खुद भी ट्रेन में होके ओके तो नहीं जाने का सफर बाइक पर वापस पिंडी तक आए आप बाबूसर फिर भी हमने 4500 किलोमीटर टोटल यानी बाइक पे सफर किया, जो 16 दिन कराची से लेके गिलगित और फिर गिलगित से लेके रावलपिंडी तक। रावलपिंडी जी, गिलगित में उसमें यानी तमाम चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह चाइना बॉर्डर हो गया, खुंजरा पास, ये हमारे टूर में 4 पास हैं जिसे हमने यानी टॉप, जिस तरह शंदूर टॉप हो गया और बाबूसर टॉप हो गया और देवसाई टॉप हो गया और इसके अलावा ये खुंजराब टॉप। सबसे क्या था बैग में, क्या क्या था, सामान क्या क्या रखा था आप लोगों ने यहाँ से निकलते वक्त, सनब्लॉक्स के अलावा बताएं मुझे। बाइक का सामान था, टूल्स वगैरह और हमारी ड्रेस वगैरह थी। खाने पीने में क्या रखा था जो घर से आप लेके निकलते? खाने पीने में कुछ भी रास्ते में आपने वहाँ की लोकल कुजीन्स को एंजॉय किया? जी जी बिल्कुल। सबसे मजे का खाना किस शहर का लगा रास्ते में? बहुत सारे खा लिए। सारे खाने? तख्त भाई। वहाँ क्या खाया था? चप्पल कबाब? जी चप्पल का बहुत अच्छा होता है। वो असल में वहाँ पे हमारे किसी ने दावत की थी, ओके, तो वहाँ पे वाकई उन्होंने बोला था कि हमने सुना था, मैंने भी सुना था, लेकिन वाकई बहुत ही लजीज थे, नो डाउट। और कोई जगह ऐसी आई आपने कहा अल्लाह कहीं कोई होटल आ जाए, कहीं से कुछ खाने का कुछ इंतजाम हो जाए, बहुत देर हो गई है यूं ही चलते चलते? नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ एक जगह पे एक मिला जुला ऐसा रहा, जब हम स्कर्दू जा रहे थे तो रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, तो रास्ता ब्लॉक था, वहाँ पे ना कोई होटल, हम दोपहर 12 बजे से वहाँ बैठे हुए, सही है, हाँ सिर्फ हम नहीं था, बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लेकिन 12 बजे से बैठे हुए, ना खाने का इंतज़ाम ना पीने का इंतज़ाम, तो पानी का तो चले, वहाँ पे तो नहरें बहरी होती हैं, वहाँ से पीते रहते, लेकिन इतनी प्यास भी लग रही थी, मौसम ठंडा था, लेकिन खाने का कोई बंदोबस्त नहीं था। अच्छा रात को 12 बजे, दोपहर को 12 बजे से हम बैठे हुए थे और रात को 9:30 बजे जाके रास्ता खुला, तो बस घंटों बाद उसका फिर ये हुआ कि हमने 9:30 बजे से रेगुलर यानी सुबह तक हमने गाड़ी चलाई, सुबह 4:30 बचाया आपने, टाइम बचाया, सुबह 4:30 बजे जो हमारा टारगेट था, हमें जहाँ पहुँचना सुबह 4:30 बजे वहाँ पहुँचे, वहाँ हमने 2 घंटे आराम किया, उसके बाद फिर घूमना फिरना। बीच में कोई मौका ऐसा आया हो कि आपको थोड़ा सा खौफ आया, थोड़ा डर लगा, जैसे कि यहाँ से नीचे ना गिर जाए, कोई जानवर नहीं आ जाए, कहीं लुटेरे डाकू ना मिल जाए, या फिर यहाँ सेब तो नहीं? बूनी में वो रात काफी हो रही थी और बारिश भी थी, हम बिल्कुल टॉप पे थे और बिजली भी खड़क रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा माहौल डरावना सा माहौल अंधेरा था, एनाबेल आने वाली है। ओके, और बाइक तो सिर्फ आपकी वापसी पे खराब हुई? जी बाइक वापसी में, बाकी रास्ते में एक दफा चेन उतरी थी, ओके, ओ चतराल हल्का फुल्का, हाँ वो। तो सबसे बेस्ट स्पॉट क्या था रास्ते में, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न एरिया में, जहाँ पे आपको लगा यहाँ थोड़ा और रुकना चाहिए? देवसाई। और ये बताइए कि कराची से उन एरियाज में जाना और वहाँ से वापस आना, बजट कितना रखा था? ये सीक्रेट है। ओके चलो ये सीक्रेट है, एक बात बता दें, इस 45 किलोमीटर में कितने पैसे रख के हम जाए अपने पॉकेट में? देखें असल में हमारा ये था कि हमारे वहाँ पे दोस्त यार वगैरह बहुत थे, और जिस तरह हमने यानी सोशल मीडिया पे अपडेट किया तो काफी लोगों ने पजीराई दी, ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 6 दिन हमारे ऐसे थे जो कि हमने होटलिंग की, उसके अलावा मेहमान नवाजी खूब हुई जबरदस्त। आप ये बताएं, चलिए पेट्रोल का खर्चा बता दें, कराची से लेके वापस पिंडी तक ऊपर से पेट्रोल कितना लगा? पेट्रोल हम बताए थे क्योंकि हम गए थे 70 सीसी पे, सही है, तो इस वजह से पेट्रोल एवरेज भी अच्छा है, और टोटल हमारा 125 लीटर लगा। ओके 125 लीटर्स में कराची से लेके गिलगित और फिर वापस रावलपिंडी 4500 किलोमीटर जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आई एम श्योर आप दोबारा प्लान करेंगे और आपको देख के प्लान करेंगे बाइक पर, और 70 सीसी पर गए हैं, वाह। लेकिन मैंने ना इस सब से ये सीखा है शुएब कि ना दोस्त बनाने चाहिए बहुत सारे, वो बहुत सपोर्ट करते हैं अगर आप कहीं बाहर जाए। प्लान करें, मैं इस्लामाबाद में आपका स्टे अरेंज कर दूंगा। हाँ, लेकिन आपको साथ में चले जाना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं लेके जा रही, ठीक है? यार भाई को ले जाए, क्या मसला है? नहीं, ये भाई इस भाई को बिल्कुल लेके नहीं जाएगा। और वैसे भी अब मैंने समझ लिया है कि सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करूं तो मैं उससे कितना फायदा उठा सकती हूँ। वैसे इन्होंने सोशल मीडिया का बॉयकॉट किया और ये मुझसे कहीं आगे है, क्योंकि ये तो छोड़े बैठे हैं ना 16वां दिन
इनका कैसा गुजरा, इन्होंने क्या क्या कुछ किया, और मैं और आप इस सबसे क्या सीख सकते हैं। एंजॉय किया, देखते हैं। देखिए। एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी और फिक्र, उसका छोटा सा हल ये है कि स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली, विद योर किड्स, विद योर लव्ड वंस। एक अच्छे स्पॉट का इंतखाब कीजिए, जैसे मैंने आज इंतखाब किया है, लेकिन इस दौरान करना आपने ये है कि मोबाइल फ़ोन को आपने साइड पर रखना है। मैंने अपनी वाइफ का फ़ोन यूज़ किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। बट एनीवेज, लीव योर फ़ोन, ताकि जो वक्त फैमिली के साथ बहुत अच्छा सा गुजरे। और शाम ज़बरदस्त है, इसको आपने बनाना है रंगीन अपनी फैमिली के साथ। तो बस बैठिए, एंजॉय कीजिए, बातें कीजिए, मौसम को एंजॉय कीजिए, और जो एम्बियंस है, जो नेचुरल एम्बियंस है, उसको एंजॉय कीजिए। ट्रस्ट मी, दैट एंजाइटी, दैट डिप्रेशन, वो फिक्र, वो सब गायब हो जाएगी। हाँ, आपको देख करके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? बच्चों को देख के मुझे बहुत खुशी और हुई। बैकग्राउंड भी खूबसूरत था ना, अच्छे स्पॉट का इंतखाब कीजिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वक्त अभी खत्म हो चुका है। अब होगी मुलाकात कल दोबारा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।